आज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आप सभी के सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो का संपूर्ण एक वर्ष का सबसे नवीनतम एपिसोड। ये एपिसोड 11 जुलाई 2021 तक अद्यतन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मास्टर वीडियो की एक निरंतर श्रृंखला मैं समान अध्ययन पे और करंट अफेयर्स पे रेगुलर लेकर के चल रहा हूँ। करंट अफेयर्स पे प्रति वर्ष आपको 2 वीडियो लेकर के आता हूँ मास्टर वीडियो के, और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इस बोर्ड से ही करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न हो जाते हैं। आप जो भी करंट अफेयर्स देखेंगे उसके कमेंट सेक्शन में आप जाकर देखिए, वहाँ पर हर मास्टर वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी कि एक ही बोर्ड से आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो से आए हैं। तो आप सभी की लगातार ये एक प्रतीक्षा थी, काफ़ी समय से आप सभी की डिमांड थी, और आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं कोरोना के कारण से जितनी भी परीक्षाएं स्थगित हुई थी आने वाले महीनों में आप लोग की होने वाली है। तो 11 जुलाई 2021 तक ये अद्यतन एपिसोड है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा आपका, 2021 का एक वीडियो और आएगा, वो लेकर के आऊँगा मैं अक्टूबर माह में, है ना। तो आप सभी का अभी जितनी भी परीक्षाएँ हैं, अभी देखिए बहुत सारी परीक्षाएँ, MPPSC का एग्ज़ाम है, BPSC का एग्ज़ाम है, IAS का एग्ज़ाम है, UPPSC का एग्ज़ाम है, JPSC का एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपका UPSSC का एग्ज़ाम है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एग्ज़ाम है, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम, जितनी भी परीक्षाएं आपकी, UPSI का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है आपके, जितने भी परीक्षाएं हैं, करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो आपको समसामयिक घटनाक्रम के क्वेश्चन गलत नहीं करने देंगे, ठीक है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना, आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक अद्वितीय रचना है जिसको पिछले 48 घंटों में मैंने लगातार ये कंटेंट डेवलप किया आप सभी के लिए, और अब जो है आप सभी के सामने ये पूरा कंटेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप सभी को एक काम और करना है, करंट अफेयर्स के अभी तक टोटल 8 एपिसोड में आप सभी को दे चुका हूँ। आप सभी को आज़ाद IAS अकेडमी का जो ये YouTube चैनल है जिससे लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जाना है। आप शायद देख पा रहे हो, इस प्लेलिस्ट में ये 8 वीडियो मैंने क्रम से लगा दिए हैं। यदि आप करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत करना नहीं चाहते तो आप ये 8 वीडियो देख करके जाइएगा। इससे पहले जो वीडियो आया था वो 10 दिसंबर 2020 तक अद्यतन था, उसके पहले का वीडियो जो था 15 सितंबर 2020 तक अद्यतन था। तो अभी जितने भी एग्ज़ाम हैं आप ये प्रारंभ के, इसके पहले का एक वीडियो है 10 दिसंबर 2019 तक का अद्यतन। तो क्रम से कम आप लोग है ये जो लास्ट के 4 से 5 वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। इसमें एक वीडियो है संपूर्ण सरकारी योजनाओं का, इसे भी जरूर आप देखिएगा। आप सभी का करंट अफेयर्स जबरदस्त हो जाएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इतनी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आप सभी अब क्रम से मेरे साथ, आपको कुछ नहीं करना, आने वाले 2 घंटे जो आपके होंगे मेरे साथ होंगे, आपको मुझे सुनना है। आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा और आपको इसको देखने का प्रयास भी नहीं करना है। ये कोडिंग है आपके 1 साल के करंट अफेयर्स की। आप खुद सोचिए, करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते बच्चों को महीने लग जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कम से कम 1 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ने में आप 2 घंटे खर्च कर देते हैं। यहाँ मैंने 1 साल का करंट अफेयर्स आपको 2 घंटे में दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत बड़ा कार्य है जो आप सभी के लिए मैं लगातार अथक प्रयास से करता रहता हूँ। इसके अतिरिक्त आप सभी के लिए मैंने और भी ज़्यादा कार्य किया है। जनरल स्टडी के पेपर में GS के जितने भी टॉपिक हैं मैंने बहुत आसान बना दिया आप लोगों के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, हर एक टॉपिक पे मैंने मास्टर वीडियो भेजे हैं और एक नई श्रृंखला लेकर के आया हूँ इंटायर वीडियो की, जिसमें मैं लगातार 12-13 घंटे पढ़ाता हूं। आप लोग इंटायर वीडियो के वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको यहीं पर मिल जाएंगे। उसमें आपको भारत का भूगोल का इंटायर वीडियो, कंप्लीट भूगोल है, मैंने लगातार 10 घंटे तक पढ़ाया है, सामने मेरे छात्र बैठे हुए हैं और आपको डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ाया है। तो आप इंटायर वीडियो की पूरी श्रृंखला देखिए। भारतीय राज्य व्यवस्था का इंटायर वीडियो आ चुका है, भारत के भूगोल का आ चुका है, प्राचीन भारत आ चुका है, मध्यकालीन भारत आ चुका है, और अन्य सभी सब्जेक्ट के भी इंटायर वीडियो आएंगे। निश्चिंत रहिए, आप सभी के साथ आपकी परीक्षा तक हमेशा बना रहूंगा, लगातार आपके साथ काम करूंगा। यदि आप समग्रता से पढ़ना चाहते हैं, आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, आप IAS और किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी को आज़ाद IAS अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं इनकी भी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट की, आप यहां से देख लीजिएगा। आपको ये सारे करंट अफेयर्स देखना है और आज़ाद IAS अकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से आप कंप्लीट तैयारी करिए होलिस्टिक अप्रोच में, हर सब्जेक्ट डिटेल से पढ़िए, पूरा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज़ाद IAS अकेडमी ऐप से भी जुड़ जाइए। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। एक बार मैं पहले आपको बता देता हूं कि मैंने क्या काम किया है।
ठीक है, क्रम से आपको A to Z सारी चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम उठाया है। देखिए, इससे पहले जो 15 दिसंबर 2020 वाला वीडियो था उसमें जो कंटेंट है उसको मैंने रिपीट नहीं किया कुछ भी, ये सब नया कंटेंट है, इसलिए उसको जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले का एक वीडियो और है आपका 15 सितंबर 2020 का, उससे पहले भी है 10 दिसंबर 2019 का। ये चारों वीडियो आप क्रम से देखिएगा। और जब आपका अभी आने वाले समय में IAS का एग्जाम आएगा, 10 अक्टूबर को है, एक एग्जाम आपका 24 अक्टूबर को है, बाकी जितने भी एग्जाम है उस टाइम पे एक वीडियो और लेकर के आऊँगा। इस साल का करंट अफेयर्स आप लोग जबरदस्त पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन ना निकल के आए तो आप बताइएगा, बस आप इस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ के जाइए बस। तो यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम मैंने आपको लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, मैंने वही चीज ली है जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, मैंने कोई अतिरिक्त चीज नहीं ली है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है यहाँ पर आपका। इसके बाद आर्थिक परिदृश्य में केंद्रीय बजट जो आपका है, केंद्रीय बजट भी मैंने यहाँ पर लिया है 2021-22 का। और इकोनॉमिक सर्वे के वो टॉपिक लिए हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट आपका, और केंद्रीय बजट है। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो ये हम कर लेंगे। कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो विषय वस्तु है, चूंकि कोरोना काल पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। सूचकांकों से प्रश्न जरूर आते हैं, हर बार जो है कम से कम 2 से 3 सूचकांक पूछ देता है, तो ऐसे में मैंने सूचकांक सारे किए हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण तो सारे मैंने कवर ही किए हैं, कुछ अतिरिक्त भी कर दिए हैं, ठीक है, ताकि कहीं पर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके बाद इस समय बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, वो सारे पुरस्कारों की एक लिस्ट मैंने बना दी है। और जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं, खासकर अभी आपने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल का बदलाव हुआ है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी की पूरी टीम बदली है, मंत्रिपरिषद कैबिनेट में नए जो है लोगों को प्रवेश दिया है, ठीक है। तो वो पूरी नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी हम देखेंगे, इससे भी आगामी एग्जामों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 को लेकर के हाल फिलहाल में जो चीजें हुई हैं, है ना, डेल्टा वेरिएंट क्या है, कप्पा वेरिएंट क्या है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो कोविड का डबल म्यूटेंट वायरस है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं कोविड की वैक्सीन और कोविड को लेकर के विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन, सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम, वो सब मैंने वहां पे पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे मैंने अतिरिक्त और जानकारी दे दी है, इसलिए पुराने सभी वो क्लासेस देखिएगा, 4 वीडियो कम से कम लेटेस्ट देख के जाइएगा आप, फिर देखिएगा करंट अफेयर्स आप सभी के लिए सबसे जबरदस्त चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा आपका इस पूरे जो करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो में विषय वस्तु मैंने कवर की है, ठीक है। तो चलिए अब आने वाले 2 घंटे मुझे दे दीजिए, पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाइए, अपना ध्यान डाइवर्ट करिए, और इस क्लास में आपका पूरा देखिए, बाकी मेरी टीचिंग स्किल के ऊपर है, मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करके रखूंगा। 2 घंटे की ही बात है, 2 घंटे में इतनी बड़ी विषय वस्तु आपकी कवर हो रही है, यहाँ पे सिर्फ मुझे सुनना है। और यदि आप चाहें तो पेन कागज लेकर के भी बैठ सकते हैं, ताकि कुछ चीजों को नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एज यू विश, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि हाथ चलता रहेगा तो मन नहीं भटकेगा और ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए एक व्यापक विषय वस्तु के लिए प्रारंभ होते हैं। थोड़ा सा एक जानकारी और आपको दे देता हूँ, अभी दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, कल 48 घंटे से लगातार मैं इस बोर्ड पे काम कर रहा था, तो अभी बहुत ज़्यादा बुखार है, जुकाम भी है, तो इसके बावजूद भी मैं आप लोगों का एक कंटेंट पूरा करूँगा। तो बीच में यदि किस तरीके का डिस्टर्बेंस होता है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बावजूद भी मैं पूरी प्रयास करूँगा कि मैं पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ क्लास में रहूँ, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में करता हूं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आप सभी ने सुना होगा कि जनसंख्या नीति आई है और बड़ी काफ़ी ज़्यादा विवाद में है, चर्चा में, बहुत सारे लोग सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत छोड़िए, विश्व में भी यदि आप देखेंगे ना तो 5वें नंबर पे आता है ना, 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप पूरे देखेंगे तो जिस तरीके से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधनों पे दबाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से सरकार की समावेशी विकास की योजना है, ऐसे में यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया, जिस तरह पूरे देश की आबादी आप देखिए लगातार बढ़ती जा रही है, विश्व में हम दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी वाले देश हैं। ऐसे में हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास लैंड बॉडी कम है, और आने वाले समय में इन संसाधनों का समुचित और सब तक जो है इसका बंटवारा हो सके, सब तक पहुँच सुनिश्चित हो सके, तो हमें चाहिए कि अब हम जनसंख्या को करके एक व्यापक रणनीति बनाएं। दरअसल इससे बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बचती हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो
विधि आयोग है उसके द्वारा एक ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब ये ड्राफ्ट है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा जो जनसंख्या नीति है ये स्वैच्छिक है, किसी पे जबरदस्ती आरोपित नहीं की जाएगी, किसी पे जबरदस्ती, ये क्लियर हो जाना चाहिए, लगे आपको लगे कि आपके ऊपर जबरदस्ती इम्पोज की जाएगी। एक ये प्रोत्साहन नीति के तहत लाई गई है कि जो लोग जनसंख्या को कंट्रोल करने में अपना सहयोग करेंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, सरकार कुछ प्रोत्साहन का कार्य करेगी। तो मैं आपको जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वही पॉइंट आपको बताऊंगा, है ना। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2021 से लेकर 30 तक आने वाले 10 वर्षों के लिए क्या किया गया, एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है। ठीक है, असम सरकार ने भी ऐसा कुछ बोला है, देखते हैं उनका ड्राफ्ट क्या होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये नीति लाई गई है। इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान है कि जो लोग भी जनसंख्या कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, जो है हम दो हमारे दो की जो अवधारणा है, परिवार नियोजन में प्रयास करेंगे, उनके लिए सरकार कुछ एक्स्ट्रा चीजें करेंगी। क्या है? प्रोत्साहन राशि कुछ रखी गई है, साथ ही विभिन्न प्रकार की योजनाओं में उनको प्रेफरेंसेस देने की बात कही गई है, वो सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जबरदस्ती नहीं है, स्वैच्छिक नहीं है, बार बार इसको बता रहा हूं। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ज्यादा जनसंख्या होने के कारण से जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, उनका समुचित सभी तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो रही है। इस कारण से अब उत्तर प्रदेश राज्य को आवश्यक हो गया है, और उत्तर प्रदेश राज्य के बाद जरूरी है कि भारत के जितने भी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य हैं, है ना, खासकर क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या, तो ऐसे में केंद्र सरकार भी आने वाले समय हो सकता है इसको लेकर कानून बनाए, और ये जरूरी है। इसको अन्य किसी परिप्रेक्ष्य से ना देख करके भारत की जो वर्तमान समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, इनमें देखने की जरूरत है। और जनसंख्या को, क्योंकि चीन ने काम पहले कर लिया, आज हम चीन से तुलना करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन चीन की पॉलिसी को दृष्टिपात नहीं करते। उसने तो जबरदस्ती वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कराई अपने देश में, जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास किया, और आज जो है देखिए वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत को भी चाहिए कि अब इन चीजों पर भी ध्यान दे, है ना, इस पर राजनीति और पॉलिटिक्स ना होकर के, बल्कि ये एक वास्तविक समस्या को ध्यान में रख करके, क्योंकि आप देख रहे हैं हर तरफ युवाओं की संख्या है जरूर, लेकिन स्किल्ड नहीं है, रोजगार नहीं है, आए दिन जो है सब जो है एक ना एक कहीं ना कहीं पे किसी न किसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। किसान जो है आत्महत्या करने को तैयार है, तो कारण यही है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे में हमें चीजों को देखना पड़ेगा। तो मेन सबसे ज्यादा क्या है, सभी नागरिकों के लिए सस्ता और पौष्टिक भोजन उपस्थित हो, सभी को सुरक्षित पेयजल उपस्थित हो, सभी को जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल जाए, सभी को आर्थिक और आजीविका हेतु अवसर मिल जाए, सभी को घरेलू आवास मिल जाए, सभी को बिजली मिल जाए, सभी को सुरक्षित जीवन मिल जाए। तो मानव की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह जनसंख्या बिल लाया गया। इसका अल्टीमेट इसलिए इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। अब देखो इसके अल्टीमेट इसमें केंद्र बिंदु क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों पे फोकस किया जाएगा। सबसे पहली चीज, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों को सुलभता से बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं प्रोत्साहित हों परिवार नियोजन के लिए, है ना। तो परिवार नियोजन के लिए सरकार क्या करेगी, गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा सुरक्षित गर्भपात हो, सुरक्षित गर्भपात ये बहुत जरूरी है। असुरक्षित गर्भपात होने से जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन में, है ना, आप देखते हैं जो मातृत्व मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है भारत में, है ना। महिलाएं जो है प्रसव काल पे ही या गर्भपात के दौरान ही खत्म हो जाती हैं, या उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना, इन दोनों चीजों पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, साथ ही नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। कितना कम किया जाएगा अभी मैं बताऊंगा। साथ ही मातृ मृत्यु दर को भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। बुजुर्गों की देखभाल का प्रयास किया जाएगा, और 11 से 19 साल तक के जो किशोर हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और पोषण के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करवाई जाएगी। इतनी चीजों का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, आवश्यकता इसकी इसलिए है, मैंने जैसा कि बताया जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, सब तक समावेशी विकास की पहुंच सुनिश्चित कराना है। ये कानून किसके ऊपर प्रभावी होगा, जो विवाहित जोड़े हैं, है ना, विवाहित जोड़ों के ऊपर ये लागू होगा। और इसके तहत जो विवाहित युग्म होंगी उनकी न्यूनतम आयु भी स्पष्ट कर दी गई है ना। पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिला के लिए 18 वर्ष है, जो कि पहले कानूनी तौर पे थी। स्वैच्छिक नीति है, जबरदस्ती लागू नहीं हो सकती है। अब देखो नीति में जो डेटा है ये आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो कुल प्रजनन दर है अभी वर्तमान में कितना है, 2.7 है। टोटल
प्रजनन दर कितना है 2.7 है। मैं अलग से कोई सेपरेट वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि ये क्या होता है 2.7, क्या इसको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कुल प्रजनन दर क्या है 2.7 है। इसे हमें घटाकर 2026 तक कितना करना है 2.1 करना है। ठीक है, और 2030 तक हमें इसे 1.7 करना है। ठीक है, तो कुल प्रजनन दर कितनी करनी है हमें 2030 तक 1.7 करना है और 2026 तक 2.1 करना है। यह टेढ़ी खीर साबित होगी यदि सरकार ने इसमें जबरदस्ती मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी तरीके से कदम नहीं उठाया तो। इसके बाद आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को वर्तमान में 31.7 से बढ़ा करके 2026 तक 45% करना है। मतलब जो गर्भ निरोधक के लिए उपाय हैं, परिवार नियोजन के लिए उपाय हैं, इनका हमें रेशियो बढ़ाना है। अभी टोटल कितना है 31.7%, इसको बढ़ा के हमें 45% प्रचलन में लाना है और 2030 तक हमें इसे कितना लेकर के आएंगे 52% हम प्रचलन में लाएं, यानी देश के जो राज्य की आधी आबादी है वो गर्भ निरोधकों का प्रयोग करे। ठीक है, इसके बाद पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक तरीके जो अभी वर्तमान में 10.8% ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब समझिए पुरुषों के द्वारा सिर्फ 10.8% गर्भ निरोधक प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर महिलाओं के ऊपर ही या तो नसबंदी करा दिया या तो है ना बहुत सारी गोलियां टेबलेट्स आती हैं, तो 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक 15.9% कराना है। ये पुरुषों के लिए टारगेट रखा गया है और 2030 तक इसे 16.4 कराने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर वर्तमान में 197 है, प्रति 1000 पे 197 महिलाएं खत्म हो जाती हैं प्रसव काल पे। उसे घटा के हमें कितना करना है 150 करना है 2026 तक और 2030 तक। दो चरणीय रखा गया है, 2026 पे एक टारगेट सेट किया गया और एक 2030 पे। ठीक है, आपको भी ऐसा ही टारगेट बनाना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट। तो 2026 तक 197 से घटाकर 150 तक करना है मातृत्व मृत्यु दर और दूसरा 2030 तक 98 करना है, 98 करना है। ठीक, इसके बाद शिशु मृत्यु दर को अभी वर्तमान में 43 है, इसको घटाना है 2026 तक 32 करना है और 2030 तक 22 करना है। इसको दोबारा आप रिपीट करके सुनोगे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा मामला और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये तथ्यात्मक चीज है, आपको 1-2 बार में याद होगी। तो 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर अभी 47 है, इसको जो है 35 पहले करना है 2026 तक और 2030 तक इसे 25 करना है। शिशु मृत्यु दर 43 है, शिशु मृत्यु दर 43 है और 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर 47 है, इसे घटा के लाना है 25 में और जो शिशु मृत्यु दर है उसे घटा के लाना है 22 में। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जागरूकता का निर्माण भी करना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए, लोग इसको लेकर खुद सक्रिय हों। सरकार के बिना, सरकार जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ कानून बनेगा फिर पॉलिसी पैरालिसिस में बदल जाएगा, यानी कि फिर होना कुछ नहीं है, बन गया और कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को जागरूकता, विधेयक में बोला गया है कि जागरूकता निर्माण के लिए सरकार को, राज्य सरकार को माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के पाठ्यक्रम को और वहां पर लगातार जो है एक अनिवार्य विषय के तौर पर इसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को एक अनिवार्य विषय बना दिया जाए, है ना। अब देखो इसको लेकर ये तो आपका एक कानून है, इसको लेकर बहुत सारी प्रोत्साहन चीज़ें भी दी गई हैं कि जो लोग इस कानून का पालन करेंगे, जो गर्भ निरोधकों का प्रयोग करेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे तो उनको बहुत सारे प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे, है ना। सरकारी सर्विसेज में प्रेफरेंसेस होंगे, उनको कुछ जो है सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और जो लोग नहीं करेंगे उनको कई सारी जगहों पर राशन कार्ड है, कई सारी चीज़ों पर उनको डिमोट किया जाएगा। अब देखिए चिंताएँ क्या हैं यदि इस कानून को लागू किया जाता है, तो एक चिंता सबसे ज़्यादा, जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है ना, सबसे ज़्यादा भार सहती है इसमें महिला, सबसे ज़्यादा इम्पोज किया जाता है उसके ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या अनियंत्रित और असुरक्षित गर्भपात चालू हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से लोग जो है गर्भपात कराने लग जाएंगे, या फिर भ्रूण हत्याएं भी बढ़ सकती हैं। तो जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है क्या वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यदि मतलब प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं और महिलाओं के जीवन में बहुत सारा नकारात्मक बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो एक चीज तो हम ये देखने को पा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, महिलाओं में नसबंदी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि हमारा समाज में पुत्र प्राप्ति करना है सभी को। और यदि आपको पता है कि 2 बेटियां हो रही हैं, लिंग परीक्षण वगैरह तो अभी लीगल है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह पे अनइथिकल प्रैक्टिस डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में पुत्र प्राप्ति के कारण से गर्भपात, भ्रूण हत्या बहुत तेजी से बढ़ेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि इसको देखा जाएगा, क्योंकि एक धर्म विशेष में कुछ और मान्यता है, दूसरे धर्म विशेष में कुछ और मान्यता है, तो एक सांप्रदायिक रंग
से भी राज्य की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक माहौल, राज्य में जो विश्वास बहाली है वो भी बिगड़ने का प्रयास होगा। इसलिए इसको न्यूट्रल दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, राज्य की समस्याओं को इस तरीके से देखना पड़ेगा, राजनीति से बचना पड़ेगा। तो ये आपकी पहला मुद्दा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जनसंख्या नीति लाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। ये हो गया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति। इसमें जो भी पॉइंट है, जो भी मैंने आपको बताया तथ्यात्मक, इसको एक बार जो है आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल और आसान भाषा में एक बार इसको दोबारा रिकैप करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। तनाव मत लीजिए, बस चुपचाप बैठ के सुनते रहिए मुझे। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ। यदि 1947 से अब देखें तो टोटल जो है लगभग 74 साल हो गए हैं। 75वां साल अगले साल लगेगा 2022 में। तो 2022 में हम 75 साल को हम सेलिब्रेट करेंगे, हीरक जयंती मनाएंगे, है ना। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने को लेकर के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका प्रारंभ कर दिया गया है। आपको पता है एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी, 12 मार्च को प्रारंभ हुई थी दांडी से, साबरमती से एक दांडी मार्च चालू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। अंग्रेजों के कानून जो कि देश के लिए शोषणकारी थे, लोगों के राइट्स खत्म कर रहे थे, आधारभूत जो बुनियादी चीज़ें थी उनको भी महंगा कर रहे थे, नमक तक में टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ऐसी सारी चीज़ों के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था देश में 1913 में, है ना। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो 12 मार्च को ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसी डेट को, इसी तिथि को लिया गया, 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया है ये अमृत महोत्सव। और ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। कब चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और इसमें देखो एक चीज और बहुत अच्छी रखी गई है, ये 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले प्रारंभ कर दिया गया। 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ये 75 सप्ताह पहले ही ये प्रारंभ कर दिया गया है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 75 सप्ताह पहले इसे प्रारंभ कर दिया गया है। अब चलिए एक बार थोड़ा सा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया गया है। इसमें एक जो है इसका नाम दिया गया इंडिया @75, है ना। ये पूरा एक कार्यक्रम है और इसका उद्घाटन किया गया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है लखनऊ के काकोरी कांड आप लोगों ने सुना होगा। एक जो है जो हमारे क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, इन सभी के द्वारा एक जो कह सकते हैं कि काकोरी वाले क्षेत्र से एक ट्रेन जो है सरकारी खजाने को लेकर के जा रही थी, उसकी लूट की गई थी। तो ये हमारे देश की आज़ादी के लिए वो पैसा लग रहा था। तो काकोरी स्थल से आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक चलेगा? ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 75 सप्ताह पहले यानी 12 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया है। और ये आपका जो है 15 अगस्त 2022 जो हमारा होगा, इसको हम बहुत शानदार तरीके से मनाएंगे। वैसे हर बार का 15 अगस्त हम शानदार तरीके से मनाते हैं। तो इंडिया @75 देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये खबर गाजियाबाद से है आपकी, है ना। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ये क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो ये पहला जो है बॉन्ड है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। तो आपको पता है नगर निगम का काम क्या होता है? नगर निगम का मुख्य काम है स्वच्छता बना करके रखना, है ना, एक जो है रणनीतिक डेवलपमेंट करना किसी भी क्षेत्र में, वहाँ पर जो आवासीय क्षेत्र है उसकी व्यवस्थाएं बना के रखना, जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको देखना, सड़क निर्माण कराना, एक व्यवस्था बनाकर रखने वाली इकाई है, डेवलपमेंट आधारभूत ढांचे का विकास करने वाली इकाई है। तो नगर निगम के द्वारा जितने भी नगर निगम हैं जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर शहरी निकाय के तौर पे आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नगर निगम होते हैं। तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। अब ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जारी किया जाता है, यानी इससे जो फंडिंग इकट्ठी की जाती है उस पैसे से क्या किया जाता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? पर्यावरण की रक्षा को लेकर के कार्य किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ग्रीन बॉन्ड है क्या, इसको ध्यान से एक बार परिभाषा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। किसी इकाई के द्वारा, कोई भी यूनिट हो सकती है,
किसी सरकारी समूह के द्वारा, किसी इकाई के द्वारा, किसी सरकारी समूह के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी कारपोरेट के द्वारा, है ना, जारी किया गया ये बॉन्ड होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि इसके द्वारा जो जुटाया गया पैसा है वो पर्यावरण की परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाए, यानी पर्यावरण को सकारात्मक प्रभाव वो कराए। तो इस बॉन्ड के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाया गया है और इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा गाजियाबाद क्षेत्र में, और इस प्लांट से गंदे पानी का शोधन किया जाता है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको पता होगा, यहाँ की बहुत बुरी हालत है, मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ चूंकि, तो रन फॉर हिंडन, यहाँ पे एक हिंडन नदी है, यमुना की सहायक है, तो हिंडन नदी पूरी मृत प्राय हो गई है, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के काम कर रहे हैं। एक बार मेरी अभी बात हुई थी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बात हुई थी, तो कोई डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कोई प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने संपर्क किया था। एक शायद वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, उन्होंने पहले गुजरात में काम किया था, तो मेरी बात हुई थी उनसे, तो अभी लगातार उस प्रोजेक्ट पे चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत बुरा हालात है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, दिल्ली NCR का हिस्सा है, तो यहाँ पे जो है जल शोधन का कार्य किया जा रहा है, और साथ ही जो है यहाँ पे साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर इस पूरे परियोजना के लिए फंडिंग जुटाई गई थी। तो प्रो इन्वायरमेंटल यानी सरकार को लेकर तो ग्रीन बॉन्ड आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा क्षेत्र था किसने इसको पहले जारी किया, तो गाजियाबाद नगर निगम, याद रखिएगा। और गाजियाबाद में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर बहुत अच्छा काम चल रहा है इस समय, तो हर जगह स्वच्छता को लेकर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर गाजियाबाद ही है आपका, एक बार 13वीं रैंक आई थी इसकी पूरे देश में। अभी तो हालत बदतर है, लेकिन इसके बावजूद भी आप आएंगे तो पहले से बहुत स्वच्छ हो चुका है। रेलवे स्टेशन भी आपको ठीक ठाक मिलेगा, और बाकी जितना भी कलेक्ट्रेट वाला एरिया है या फिर अदर जितने भी एरिया है, स्वच्छता दिखाई देती है। सीवेज वगैरह में प्रॉपर काम अब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगला करंट अफेयर है सौर ऊर्जा षड्यंत्र को लेकर के। एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। आपको पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है ना, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, और साथ ही अब कार्बन एमिशन खत्म करना है। तो जो कोयले के द्वारा एनर्जी बनती है या किसी अदर भी कारण से जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, उसे हमें खत्म करना है। पेरिस समझौता आगे चल के बाध्यकारी होने वाला है। तो ऐसे में देश का सबसे बड़ा प्रवाहमान सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में लगाया गया है। यहाँ पे एक जगह है रामागुंडम, तो रामागुंडम में देश का सबसे बड़ा प्रवाहमान यानी फ्लोटिंग, जो फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोटिंग सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामागुंडम में लगाया गया है। इसको कौन लगा रहा है? NTPC, है ना। NTPC देखो थर्मल एनर्जी भी बनाता है, लेकिन अब सौर ऊर्जा संयंत्र पे भी प्रॉपर काम कर रहा है क्योंकि उसको भी फ्यूचर दिख रहा है ना। तो जो हमारे देश का ये महारत्ना कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के तौर पे काम करती है, तो NTPC लिमिटेड के द्वारा ये काम किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और इस षड्यंत्र से लगभग 4.5 लाख फोटोवोल्टेइक पैनल यहाँ पर लगाए जाएंगे और लगभग 450 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित किया गया है। तो यहाँ पे एक जलाशय है, उस जलाशय पे पूरा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। तो ये आपका एक जो है ये ध्यान रखिए, रामागुंडम में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी प्रवाहमान, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक जो है आपका एक द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, इसका नाम रखा गया आनंदम। एक स्कीम है, एक योजना है, इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये क्या आनंदम क्या है? आप लोगों में हो सकता है आनंदम से नाम से आनंद आ रहा है, हैप्पीनेस की बात आ रही है, नाम भी इसको बोला जा रहा है। एक सेंटर खोला जा रहा है, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया जा रहा है। अब मुझे लगता है कोरोना काल में इसकी बहुत ज़रूरत आने वाली है। लोग जो है घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। छात्र भी अब चाह रहे हैं कि बस सब सामान्य हो जाए, जल्दी से हम लोग बाहर पढ़ने जाएं, है ना। घर में बैठे बैठे 4 काम आप लोगों को कोई ना कोई बता रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप घर पे ही रहिए जब तक चीज़ें नहीं हो जाती हैं। मानसिक तनाव भी लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया इस समय, रोज़गार चले गए लोगों के, घर पे बैठे बैठे वही एक तरीके की न्यूज़ सुन के घर पे सारे मेंबर, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो एक ये चालू किया गया आपका द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब तो बदल गए, बताऊंगा आगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब कौन है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक महोदय जो आपके हैं, अब तो धर्मेंद्र प्रधान हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो गए, पहले रमेश पोखरियाल निशंक साहब थे, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे ये। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा वर्चुअल माध्यम से IIM जम्मू कश्मीर में, है ना, IIM जम्मू में
ये केंद्र स्थापित किया गया है आनंदम। इसका काम क्या होगा, जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं इनके मानसिक तनाव को उबारने का काम करेगा, उनको जो मेंटल प्रेशर है उसको रिलीव करने का प्रयास करेगा। मुझे लगता है ये पहला और अनोखा प्रयास होगा, क्योंकि दिमाग में कितना तनाव है इसको लेकर कोई काम नहीं करता है ना, ना डॉक्टर ना मेडिकल साइंस कोई नहीं काम करता है। तो ये मानसिक तनाव से उबारने का काम करेगा, सकारात्मकता का प्रसार करेगा, और साथ ही ये जो श्वसन अभ्यास है, प्राणायाम है, योगा है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। सचेतन अभ्यास कराए जाएंगे ताकि जीवन शक्ति को बढ़ाया जाए, और इसके अलावा ध्यान, चिंतन और इनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आप घर में भी ध्यान, चिंतन, योग, प्राणायाम करके आनंदम हो सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है इस सेंटर में जाने की। ठीक है, आप घर पे भी करिए, स्वामी रामदेव जी तो करा ही रहे हैं आप सबको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आनंदम। आनंदम क्या है, एक सेंटर फॉर हैप्पीनेस एक ओपन किया गया है, जिसका काम क्या है, जो ये जम्मू IIM जम्मू में प्रारंभ किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना, तो IIM जम्मू में प्रारंभ किया गया है, और वहाँ पे ये छात्र और शिक्षकों के मानसिक तनाव को दूर करेगा। ठीक है, एक होना चाहिए आज़ाद इस एकेडमी के छात्रों के लिए भी आनंदम, लेकिन मैं बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेशनल सेशन लाता रहता हूँ ताकि आपका आनंदम खराब ना हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विश्व का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट। विश्व का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट। अभी देखो, एक न्यायपालिका ही है जिसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ और ना होगा। न्याय का प्राइवेटाइजेशन क्या करेंगे, न्याय का निजीकरण हो गया तब तो फिर न्याय भी बहुत बुरी तरीके से बिकने लगेगा। कम से कम आज ये तो है कि न्यायपालिका पे एक भरोसा है, उम्मीद है, और न्यायपालिका वास्तव में न्याय करती है भारत में। ऐसा नहीं है, न्यायपालिका हमेशा सबके लिए जस्टिस करती है, सबके लिए न्याय करती है। तो एक संस्था है, 14 मई 2021 को चंडीगढ़ में एक स्टार्टअप शुरू किया गया है, जूपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजीज के द्वारा। क्या है, जूपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजीज के द्वारा प्राइवेट जस्टिस सिस्टम प्रारंभ किया गया है। वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अंतर्गत प्राइवेट जस्टिस सिस्टम प्रारंभ किया गया है, और इसके माध्यम से लोगों को जो हेल्प चाहिए, जो न्याय को लेकर के लोगों की जो दिक्कतें हैं उन सभी को समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो प्राइवेट जस्टिस सिस्टम के लिए ये अल्टरनेटिव आपके हैं, एक तरीके से वैकल्पिक समाधान प्रणाली है, विवाद प्रणाली है, लेकिन ये कोई न्यायपालिका का निजीकरण नहीं, इस रूप में मत देखिएगा। तो देश का, विश्व का पहला है ये, विश्व का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट, विश्व का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट। इसकी वेबसाइट भी है, आप उसके माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। 14 मई 2021 को चंडीगढ़ का स्टार्टअप है, जूपिटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजी इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, आपको पता होगा कि नौसेना में भी जो आपकी नेवी है, हमारा देश जो है बहुत सारे पड़ोसी जो सीमाएं हैं साझा करते हैं। मालदीव है, नीचे श्रीलंका है, आसियान कंट्री हैं, इंडोनेशिया चालू हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, इधर पाकिस्तान है सबसे बिगड़ैल, इधर बांग्लादेश है आपका, है ना, तो म्यांमार है। तो इन सभी के साथ सामंजस्य बना रहे, जल में शांति बनी रहे, व्यापार निर्बाध तौर पे होता रहे। तो अभी जो है नौसेना के द्वारा 11 से 12 मई 2021 के मध्य समुद्री पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा गोवा समुद्री संगोष्ठी 2021 एक संगोष्ठी बुलाई गई थी, गोवा समुद्री संगोष्ठी 2021, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे आसपास का, खासकर डिफेंस वगैरह में कई जगह पे आपको इनपुट्स देने होते हैं, आप दे सकते हैं, यहाँ से पूछा जाएगा तो बता देगा। अब आपको पता है भारत का जो एक सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, है ना, पंचायती राज के तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो इस बार पता नहीं अलग ही तरीके से चुनाव हुए। आप लोगों ने देखे होंगे, जिलाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, सारे के सारे ब्लॉक प्रमुख भी निर्विरोध चुने गए। विपक्ष को पता नहीं कहाँ सब उठा दिए गए, गायब कर दिए गए। बड़ा बुरा हाल था, बहुत सारे वीडियो देखे, बड़ा डर लग रहा है। ठीक है, तो कंडीशन बहुत सारी बिगड़ी हैं। आने वाले समय में 2022 में चुनाव हो सकता है भाई, सारे जिलाध्यक्ष हमारे, सारे ब्लॉक प्रमुख हमारे, तो आप लोग की उंगली पकड़ के बटन न दबाई जाए। चलिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हुआ है। आप लोग देखिए, वीडियो वायरल है बहुत सारे, और मीडिया भी काफ़ी चीज़ें कवर नहीं करती है, आप लोगों को वास्तविकता से पता नहीं चलता है। ठीक है, एक झूठी अफवाहें आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। थोड़ा सा इनके भी रिजल्ट जान लेते हैं, कहाँ पे कौन से मुख्यमंत्री बने ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बता दूंगा। ठीक है,
सबसे पहले है आपका 2 मई 2021 को निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया था, रिजल्ट घोषित किया गया था। 2 मई 2021 को रिजल्ट आया था और बड़ा क्यूरियोसिटी थी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, लेकिन वहाँ भी चुनाव के बाद जो हिंसा देखने को मिली, तो जो तृणमूल कांग्रेस है कहीं ना कहीं पे ये चीज़ सही नहीं है ना। लेकिन राजनीति का क्या हथकंडा होता है ये हम सबके समझ से बाहर है और आप को समझना पड़ना भी नहीं इस पछड़े में, ठीक है। तो 2 मई 2021 को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आम चुनाव के परिणामों की घोषणा की गई। सबसे पहले असम में, याद क्या रखना है, असम में टोटल विधानसभा की 126 सीटें हैं। टोटल कितनी है, 126 सीटें हैं। 126 सीटों में से जो सत्तारूढ़ पार्टी थी बीजेपी को टोटल 60 सीटों पर विजयी हुई और इन्हीं के द्वारा सरकार बनाई गई। तो असम के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो हैं हेमंत बिस्वा। क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, अब उनको केंद्र में ले आए हैं, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया सर्बानंद सोनोवाल को। अभी बताऊंगा कौन सा मंत्रालय मिला है, ठीक है। तो असम के ही बने हेमंत बिस्वा शर्मा, इनको जो है बीजेपी के हैं, इनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो 126 में 60 सीटें बीजेपी जीत के सरकार बना ली। इसके बाद दूसरा जो स्टेट था आपका, असम के बाद है आपका दूसरा है केरल, ठीक है। असम के बाद है केरल। केरल में टोटल 140 सीटें हैं। कितनी, 140 सीटें। और यहाँ पे आपको पता है एक पार्टी यहाँ भी फिक्स है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है। तो CPIM जो है यहाँ पर 62 सीटों पर विजयी हुई और इसी के द्वारा सरकार बनाई गई। तो केरल पे जो मुख्यमंत्री थे आपके, केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयम। कौन है, पिनरई विजयम। ये भी लगातार बन रहे हैं, CPIM के मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है। तो केरल में आपकी 140 सीटें थी, पिनरई विजयम महोदय सीटें। इसके बाद आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल है आपका, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, 294 सीटें थी। कितनी थी, 294 सीटें। चुनाव हुए 292 सीटों का, 2 सीटों का चुनाव बाद में होगा। तो 294 सीटें थी, 292 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें से वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस है, ऑल इंडिया तृणमूल TMK बोलते हैं, TMC है ना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें मिली। कितनी मिली, 213 सीटें। शायद ये पूछ ले, यदि पूछता है तो आपको याद रखना चाहिए, 213 सीटें मिली। और ममता बनर्जी, आपको पता होगा एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली वो महिला मुख्यमंत्री बनी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक रिकॉर्ड और है उनके पास, अभी वर्तमान में पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में। अन्य किसी भी स्टेट में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है महिला मुख्यमंत्री इस समय, पश्चिम बंगाल में। तो दीदी अकेले सब पे भारी है, ऐसा तो चुनाव में भी देखने को मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका असम हो गया। असम के बाद हमने केरल को देख लिया, केरल के बाद आपका पश्चिम बंगाल देख लिया। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। कितनी है, 234 सीटें। याद रखिएगा, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं और यहाँ पे पार्टी है द्रविड़ मुडेन कड़गम, DMK का नाम आपने सुना होगा, द्रविड़ मुडेन कड़गम। यहाँ पे 133 सीटें यहाँ पर इनको जीत हुई। और आपको पता होगा कि जो पार्टी के अध्यक्ष थे, क्या नाम था इनका, पार्टी के अध्यक्ष थे स्टालिन महोदय। स्टालिन महोदय ही यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। तो DMK ने यहाँ पे सरकार बनाई है तमिलनाडु में। इसके बाद अगला है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है, दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों में विधानसभा का प्रावधान है। तो 30 सदस्य, 30 सीटें हैं यहाँ पे, 30 सदस्य है। और यहाँ पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस को 10 सीटें प्राप्त हुई हैं। और पुदुचेरी वाले क्षेत्र में जो हैं एन रंगास्वामी जो है, इनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, एन रंगास्वामी को, ठीक है। तो ये आपके कौन कौन सी स्टेट हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पुदुचेरी हो गया। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपके तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के चुनाव हुए हैं 1 चरण में हुए हैं, असम के चुनाव 2 चरण में हुए हैं और पश्चिम बंगाल में चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे 8 चरणीय चुनाव हुए हैं, ठीक है। 8 चरणीय चुनाव हुए हैं। 27 मार्च से चुनाव प्रारंभ हुए थे, 29 अप्रैल को चुनाव समाप्त हो गए हैं, ठीक है। 2 मई को इसका रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट में आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल की सीट पे ममता बनर्जी का जो पूरा का पूरा विजय थी, उसको एक विपक्ष ने अलग तरीके से, अलग नज़रिए ने, मीडिया ने कवरेज किया था, ठीक है। तो ये हो गई आपको राष्ट्रीय खबरों में कुछ बातें। अभी राष्ट्रीय खबरें बहुत सारी हैं, मैंने राष्ट्रीय खबरें पर्याप्त ली हैं आपकी, जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका
मई 2021 में कर्नाटक की एक पर्सन है, महिला है, इनका नाम है आश्रिता वी ओटेली। याद कर लीजिए, ये नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत चुन चुन के करंट अफेयर्स रखा है। आश्रिता वी ओटेली है ना, एक पर्सन है आश्रिता वी ओटेली। ये भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर के रूप में नियुक्त हुई हैं। भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर के तौर पे, भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर के तौर पे नियुक्त हुई हैं। और भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के पायलट के स्कूल के ग्रेजुएशन किया है, इन्होंने ग्रेजुएट हुई हैं इससे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आश्रिता वी ओलेटी, आश्रिता वी ओलेटी नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये एयरफोर्स स्कूल में, पायलट स्कूल में इन्होंने ग्रेजुएशन का पहला मौका इनको मिला है। ये पहली महिला है भारत की, आश्रिता वी ओलेटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय का ही एक विभाग, एक डिपार्टमेंट है पेयजल और स्वच्छता विभाग, उसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 12 स्थलों का चयन किया गया, ठीक है। 12 स्थल इन्होंने चुने हैं। इन 12 स्थलों को स्वच्छ पर्यटक स्थल के तौर पे डेवलप करना है। अभी कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इनको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अजंता की गुफाएं, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, अजंता और एलोरा दोनों है, लेकिन अजंता की गुफाओं को चुना गया है पहले स्वच्छ पर्यटक स्थल के तौर पर चुनने के लिए। दूसरा सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, चर्चा में है, इसके बारे में भी और जानकारी ले लीजिएगा। दूसरा है कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद जैसलमेर का किला है, ये भी राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद एक आपका रामदेवरा है, ये भी जैसलमेर में पड़ता है। तो देखिए राजस्थान का क्या क्या हो गया, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर और आपका रामदेवरा। इसके बाद गोलकुंडा का फोर्ट है, गोलकुंडा फोर्ट आपका हैदराबाद में पड़ता है, तेलंगाना में। इसके बाद सूर्य मंदिर पड़ता है कोणार्क उड़ीसा में, सूर्य मंदिर भी है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में पड़ता है, रॉक गार्डन भी है। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में पड़ता है, बांके बिहारी मंदिर यूपी में है, मथुरा में। और आगरा का किला लिया गया है, आगरा का किला, आगरा यानी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से 2 साइट हैं, बांके बिहारी मंदिर और आगरा का किला। इसके बाद कालीघाट, ये आपका कालीघाट मंदिर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यटक स्थल के घोषणा करने के 12 स्थल चुने गए हैं। आपको 12 के 12 स्थल याद रखने चाहिए, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि भारत के इतिहास में जो पहला एक व्यापक जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट के बाद देखा जाए, जिसमें पूरा भारत एकजुट हो गया। तो असहयोग आंदोलन ने देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आपको पता है कि एक घटना हो गई, 2 साल तक ये आंदोलन बहुत सक्रियता से चला, बड़े स्तर पर बहिष्कार किया गया, अंग्रेज बैकफुट में भी आ गए, लेकिन जब अपने चरम पे पहुंचा तो फरवरी में एक घटना हो गई, चौरा चौरी हत्याकांड गोरखपुर में। उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, 2021 है, ये घटना 1922 में हुई थी, अब 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये चर्चा में है, ये पूरा मामला याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको घटना याद दिला रहा हूँ। 4 फरवरी 2021 को चौरा चौरी कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी 4 फरवरी 1922 को ये ऐतिहासिक घटना हुई थी। आपको पता है वहाँ पे एक जो भीड़ थी, उस भीड़ के द्वारा जो है एक हिंसक प्रदर्शन हुआ था और एक पुलिस थाने पे आग लगा दी गई थी। लगभग 20 से ज़्यादा जो पुलिस कर्मचारी थे, पुलिस अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई। फिर गांधी जी के द्वारा तत्काल प्रभाव से 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया जाता है ना। बारदोली प्रस्ताव होने वाला था, लेकिन सब किसी काम का नहीं रहता, और इसके बाद बहुत सारे लोग गांधी से रूठ भी जाते हैं, है ना। गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ये 100 साल पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि ये घटना नहीं हुई होती तो शायद इतिहास के पन्नों में कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिलती जो वर्तमान में हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका चौरा चौरी घटना के 100 साल पूरे। अगला है पूर्व IAS अधिकारी NK सिंह। NK सिंह महोदय को आपने नाम खूब याद रखा होगा। 15वां वित्त आयोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग को गठित करता है। तो चूंकि आपको पता है कि 2020 में कंप्लीट हो रहा था वित्त आयोग जो था पुराना, तो 2021 से लेकर 2000 जो आपका ये वित्त आयोग है,
2025-26 तक के लिए है, मतलब वित्त वर्ष जो है 2021-22 से लेकर 25-26 के लिए 5 साल की रिकमेंडेशन इन्होंने की है एनके सिंह ने। तो इसकी रिपोर्ट क्या है, यानी मैं वित्त आयोग की आपको रिपोर्ट बताने वाला हूं, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का वित्त आयोग की रिपोर्ट, है ना, इकोनॉमी पॉलिटी। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह महोदय थे। तो एनके सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने, इसकी रिपोर्ट आ गई थी 7 नवंबर 2020 को, राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था। ठीक है, ये रिपोर्ट 7 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी थी, जिसका शीर्षक क्या था, कोविड काल में वित्त आयोग, ये इन्होंने शीर्षक रखा था समसामयिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। तो 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र के विभाजन, मतलब कि राज्य और केंद्र के बीच में विभाजन कितना किया, राज्य को कितना विभाजित किया और केंद्र को कितना विभाजित किया। तो राज्य और केंद्र के बीच में एक विभाजन किया, 41% हिस्सा ये राज्यों को दिया गया। कितना दिया गया, 41%। पिछले साल पिछले वित्त आयोग 14वें वित्त आयोग ने 42% दिया था, इसने अपना जो फॉर्मूला तैयार किया उसमें 41% राज्यों को दिया। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, तो याद होना चाहिए कि राज्यों का हिस्सा कितना दिया उन्होंने, 41% दिया। इतनी सिफारिश की, आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र का राजकोषीय घाटा, ये भी ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे के लिए क्या बोला है। तो वित्त आयोग ने केंद्र के राजकोषीय घाटे को 2021-22 में इन्होंने कहा है कि 6% करना है, 22-23 में इन्होंने कहा है कि 5.5% करना है, 23-24 में इन्होंने कहा है कि इसे 5% लाना है, 24-25 में इसे 4.5% लाना है, 25-26 में इसे 4% लाना है। यानी 6% से इस राजकोषीय घाटे को हमें कहाँ लाना है, इसको लेकर के आना है हमें 4% पे लाके इसको खड़ा करना है। ये वित्त आयोग की रिकमेंडेशन है। लेकिन कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं, माइनस में इकोनॉमी जा चुकी है हमारी, तो ऐसी कंडीशन में पता नहीं कितने हद तक हम सफल होंगे इस घाटे को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और जो है कैलकुलेशन करके दी है। इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष की जो अवधि होगी, यानी 2021-22 से लेकर के 25-26 का जो वित्त वर्ष है के लिए सकल राजस्व कितना आएगा, सकल राजस्व आएगा 135.2 लाख करोड़ रुपए। 135.2 लाख रुपए टोटल राजस्व आएगा, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। तो मोटा मोटी इन्होंने एक बता दिया है कि 135 लाख करोड़ के आसपास आएगा और 42 लाख करोड़ के आसपास राज्यों के पास चला जाएगा। आपको पता है वित्त आयोग की ही रिकमेंडेशन पे, इसकी सिफारिश पे ही, इसके फार्मूले पर ही फिर पैसे का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट थी वित्त आयोग की, आपको पता होना चाहिए। एनके सिंह अध्यक्ष थे, 41% इन्होंने राज्यों के पक्ष में आप डिवाइड किया, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके आगे चलते हैं। 27-28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूनेस्को के जैव मंडल कार्यक्रम, मैप कार्यक्रम है ना, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, मानव और जैव मंडल का आपस में संपर्क बनाने के लिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है यूनेस्को का। तो इसी जो है इसके तहत जो है जो हमारा पन्ना जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको यूनेस्को द्वारा संरक्षित श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। तो भारत में टोटल 18 बायोडाइवर्सिटी जैव मंडल रिजर्व है ना। टोटल कितने हैं बायोस्फीयर हमारे यहाँ पे 18, उसमें से कितने हैं यूनेस्को की श्रेणी में 12 टोटल। तो पन्ना 12वां बना है, ध्यान रखिएगा। भारत के 18 जैव मंडल और जो जैव मंडल जितने भी क्षेत्र, आपको पता है कि जो हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, पर्यावरण संरक्षण है, उस पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हम जो है जो आपका राष्ट्रीय पार्क है, वन जीव अभ्यारण्य है, या फिर इस पे भी एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा आपको स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत जीएस के, इनसे भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो जो आपके राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, आपके जो जैव मंडल ये जो आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, या फिर जो आपके वन जीव अभ्यारण्य है, इन सभी में जो है आपका इनके माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है, स्वास्थ्य संरक्षण किया जाता है, या फिर कृत्रिम तरीके से चिड़ियाघर बना करके, या फिर कोई जीन बैंक बना करके, बीज बैंक बना करके पर स्थानीय संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इन सिटू और एक्सिट्यू संरक्षण किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। उसमें बायोस्फीयर रिजर्व ये जो आपके हैं, ये यूनेस्को के द्वारा इनको पूरा रन कराया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। ठीक है, तो आगे ये तो हो गई आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय
घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी की पहली विदेश यात्रा। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा बहुत करते थे, लेकिन कोरोना एक ऐसा संकट आया कि विदेश यात्राएं रुक गई। इसके बावजूद भी कोरोना काल में एक विदेश यात्रा उन्होंने मौका लगते ही कर लिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की पहली यात्रा की है कोरोना काल में। 25 से ये 26-27 जो है मार्च 2021 में गए थे। ये इसी साल जो है आपका 26-27 मार्च 2021 में पूछा जा सकता है। गए क्यों, कारण क्या था जाने का? सबसे पहली बात, जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम है उसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वहाँ के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, है ना। आपको पता है कि ये पहले पाकिस्तान हुआ करता था और यहाँ पे एक आंदोलन हुआ 1971 पे, और ये आंदोलन जो है बांग्लादेश की मुक्ति को लेकर के था। भारत की सक्रिय भूमिका थी इसमें, और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर उद्भव हो पाया। पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश पड़ गया, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो यहाँ के पहले राष्ट्रपति जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी जन्म शती थी, यानी उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो पहली चीज ये। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1971 से 2021 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इनके उपलक्ष्य में हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं इस उपलक्ष्य में गए थे, मुख्य अतिथि के तौर पे भी थे, चीफ गेस्ट भी थे। तो कोविड-19 के दौरान उनकी पहली विदेश यात्रा थी, और इसके तहत वो जो 51 शक्तिपीठों में जो एक जेसोसरी काली मंदिर है, वहाँ पे जेसोसरी काली शक्तिपीठ है, वहाँ पे पूजा की उन्होंने। साथ ही बापू बंगबंधु पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया उन्होंने। साथ ही तुंगीपारा स्थित बंगबंधु का जो मकबरा है, बंगबंधु का जब भी मैं नाम लूँ तो पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जो है उनके समाधि स्थल पे भी गए वो, ठीक है, उनके समाधि स्थल पे भी पहुंचे। तो एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तुंगीपारा स्थित बंगबंधु के मकबरे पर श्रद्धांजलि दी, राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी बने गए, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये पूरा एक विदेश यात्रा हुई थी। पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2021 इस साल की हमारे यहाँ पे एक प्रचलन है, हम इसको बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। देश का शौर्य प्रदर्शन किया जाता है, देश के लोकतंत्र का प्रदर्शन किया जाता है ना। झांकियाँ निकाली जाती हैं, देश के कल्चर और सांस्कृतिक संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, आपको पता ही है। तो इसके मुख्य अतिथि थे बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन यहाँ के मुख्य अतिथि है। लेकिन हुआ क्या कि जब 26 जनवरी को वहाँ पे कोरोना की हालत बहुत बुरी थी, और ऐसे में बोरिस जॉनसन महोदय ने, ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है कि आप घूम रहे हो और जनता लॉकडाउन है, घरों में कैद है। तो उन्होंने अपनी जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे थे, तो उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने आप को स्थगित कर दिया था। तो 26 जनवरी 2021 को भारत का जो 72वां गणतंत्र दिवस था, उसके मुख्य अतिथि में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन महोदय थे। परंतु कोविड-19 के कारण से, ब्रिटेन में लॉकडाउन लग जाने के कारण से उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। बाद में भारत सरकार के द्वारा सूरीनाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये नाम याद कर लीजिए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको जो है बनाया गया। लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या, फिर कोई नहीं आया, फिर भारत सरकार ने किसी को नहीं बुलाया। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत के मुख्य अतिथि बने इस कार्यक्रम के। लेकिन अल्टीमेट फिर आया कोई नहीं, इसमें किसी को नहीं बुलाया गया, ना कोई आया, क्योंकि कोविड का ही कारण था, ठीक है। फिर इसके बाद 4 मई 2021 को भारत और ब्रिटेन के बीच में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो 4 मई 2021 को भारत और ब्रिटेन के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इन दोनों ने भाग लिया। इन्होंने एक रोड मैप 2030 बनाया है, रोड मैप 2030 अपनाया गया, ताकि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया जा सके, है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया जा सके। तो एक रोड मैप 2030 बनाया गया है। भारत ब्रिटेन ने वैश्विक नवाचार साझेदारी की भी घोषणा की है। तो कुछ महत्वपूर्ण इसमें भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और परिपक्व करने के लिए कार्य किया गया है। तो एक आपको ये याद रहना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री जी की पहली विदेश यात्रा कोविड काल पे बांग्लादेश, फिर ये बहुत सारे वर्चुअल शिखर सम्मेलन बहुत हुए, फिनलैंड के साथ, स्वीडन के साथ, इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगला है
15 मार्च 2021 को स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। एक संस्था है, सिपरी बोलते हैं इसको, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां, ये रिपोर्ट का नाम है, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020, इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 की अवधि में सबसे ज्यादा शस्त्र आयात करने वाला देश सऊदी अरब है। यानी सबसे ज्यादा जो शस्त्र है उनको आयात कौन कर रहा है? सऊदी अरब आयात कर रहा है। कौन कर रहा है? सऊदी अरब। भारत कितने नंबर पे है? दूसरे स्थान पे है। और सबसे ज्यादा निर्यात कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है यूएसए। ठीक है, तो सऊदी अरब आपको जानते हैं कि लगातार जो है संबंध ईरान से खराब है, बगल में इजराइल बैठा हुआ है। ठीक है, अरब क्षेत्र में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं बीत रहा है, हो सकता है अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैसे भी वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, भारत भी, क्योंकि भारत का भी पड़ोस अच्छा नहीं देख रहे हैं, आए दिन चाइना आग दिखाता है, कभी पाकिस्तान आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में भारत भी बड़ी मात्रा में अपने आप को शस्त्र के तौर पे मजबूत कर रहा है, लेकिन भारत का कोई लक्ष्य नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, हम तो सिर्फ विश्व शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, नेक्स्ट है 9 मार्च 2021 को ये पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। ठीक है, मैत्री सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? फेनी नदी पर एक पुल बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम है मैत्री सेतु। कहाँ? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है ये। कहाँ बना है? फेनी नदी पर। फेनी नदी कहाँ है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य बहती है नदी। कहाँ बहती है? त्रिपुरा और, तो लगभग 2 किलोमीटर का लंबा पुल है ये। 2 किलोमीटर लंबा पुल ये भारत के सबरूम क्षेत्र दक्षिणी त्रिपुरा में सबरूम एरिया पड़ता है, सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा ये। तो फेनी नदी जो भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है उस दोनों को, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पता है ऊपर चाइना बैठा हुआ है और जो चिकन नेक है ये 32 किलोमीटर है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस तरीके के अपने संबंध बना के रखने होंगे। इकोनॉमी को तो ये प्रोत्साहित करेंगे ही, लेकिन कल के दिन हमें सामरिक तौर पे जरूरत पड़ी तो भारत जो है बांग्लादेश के माध्यम से अपने नॉर्थ ईस्ट को संतुलित कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट मात्र 32 किलोमीटर की एक पतली चिकन नेक से हमारे साथ बंधा हुआ है, इसलिए हमें चाहिए कि हम बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन बना के रखें ताकि हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वो आइसोलेट ना हो कभी भी और वहां पे शांति स्थापित रह सके। तो ये कई मामलों में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैत्री सेतु जो है काम करेगा। ठीक है, अगला चलते हैं, फरवरी 2019 में WHO के द्वारा एक प्रोग्राम चालू किया गया है, कोवाक्स प्रोग्राम। ये खासकर उन देशों के लिए है जो वैक्सीन नहीं बना सकते या जिनके पास वैक्सीन उत्पादन की क्षमता नहीं है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ उनके पास। तो फरवरी 2019 में WHO के द्वारा कोवाक्स प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसके तहत कोविड-19 की वैक्सीन प्राप्त सभी देशों को दी गई हैं। आपको पता है इस बार हुआ क्या? भारत ने वैक्सीन पूरे विश्व को बांट दी, खूब बांटा। अपने देश का भी वैक्सीनेशन किया, ऐसा नहीं है, आप लोग का भी वैक्सीन लग गया होगा, या तो कोविड शील्ड लगा होगा या तो आपका कोवैक्सीन लगा होगा, है ना। अभी फाइजर वगैरह भारत में इतना ज़्यादा है नहीं। तो कहीं कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी वैक्सीन का एक संकट आया बहुत ज़्यादा। शुरुआत में गवर्नमेंट ने जनवरी फरवरी में स्थिति सामान्य थी, गवर्नमेंट ने जितना भी वैक्सीन बना उसमें ज़्यादातर विदेशों को भेज दिया। लगभग 34 देशों को हमने वैक्सीन भेजी है, समझ लीजिए। ब्राज़ील को बहुत सारी वैक्सीन है और अफ्रीका के कंट्री जितने भी हैं, तो यहाँ खूब वैक्सीन भेजी। कंडीशन क्या हो गई? हमारे देश में एक डेल्टा वेरिएंट आ गया, कंडीशन बहुत बुरी हो गई। डेल्टा के बाद कप्पा आ गया, डेल्टा और कप्पा ने हालत खराब कर दी, सबको बीमार कर दिया, सबको कोरोना वायरस, बुरी हालत, लाखों में केस। इस साल जो किरकिरी हुई है ना भारत की, ये बहुत मतलब सुपर पावर का जो हमारा सपना था ना वो चकनाचूर होता है। यहाँ दिखाई देता है कि हम किस तरीके की सोच रखते हैं। तैयारियाँ कुछ नहीं थी, ऑक्सीजन को लेकर परेशान थे। आपने वो देखा होगा चाइना का G7 पे एक उसने कार्टून बनाया है लास्ट सफर, उसमें भारत को हाथी के तौर पर बैठाया है। सर्च करिएगा, वहाँ का ग्लोबल न्यूज कोई करके संस्था है, उसके द्वारा जो है एक लास्ट सफर करके एक कार्टून बनाया गया जिसमें G7 के सारे देश बैठे हुए हैं और भारत को भी नीचे बैठाया गया हाथी के तौर पे। उसमें दिखाया गया है कि भारत में ऑक्सीजन, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए खाली, इसके बाद पीछे वो एक जो है जिसमें वो ड्रिप चढ़ती है ना, ड्रिप में एक जगह गौमूत्र लगा हुआ है, एक तरफ गंगा जल लगा हुआ है। इस तरीके से मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भारत की जो छवि है उस पर हास्यास्पद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। कारण वही था, यदि भारत सरकार चाहती तो इस चीज़ को रोक सकती थी। पहले तो शुरुआत में स्ट्रेटजिक लॉकडाउन नहीं लगाया गया, चीज़ें पूरी तरीके से ओपन रखी गई, हर तरीके की पाबंदी कम करते चले गए और स्थिति की गंभीरता को समझा नहीं गया। और जब
कंट्रोल से बाहर चली गई स्थिति, तो हमारे पास आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा फेल हो गया, हमारा हेल्थ सेक्टर कोलैप्स हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, देश की हालत मारामारी की थी, बहुत बुरी हालत थी। तो ऐसी कंडीशन में यदि यही काम हम कर लेते कि हम पूरे विश्व को वैक्सीन नहीं बांटते, पहले अपने देश के नागरिकों को प्राथमिकता देते, सबका वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से होता, तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं आई होती जितनी बुरी हालत आ गई। बहुत सारे लोगों के घर से बहुत सारे लोग चले गए, हमारे भी और आपके भी संपर्क के बहुत सारे लोग गए होंगे इस दौरान। तो मैं भी हो गया था पॉजिटिव और ईश्वर की कृपा से आप लोग की दुआओं से बच गया, नहीं तो ये मास्टर वीडियो मुश्किल था कि आता। लेकिन फिर भी WHO समर्थित कोवाक्स प्रोग्राम जो चालू किया गया था, उसमें कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घाना बना। घाना पहला देश था जिसको कोवाक्स प्रोग्राम के तहत सबसे, और भारत ने ही भेजी थी ये वैक्सीन, ठीक है। तो घाना को पुणे में जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, आधार पूना वाले जो इसके हैं, अभी इस समय ये भी विदेश में है क्योंकि इनको भी संकट है कि भारत में रहेंगे शायद जिंदा ना रहे, है ना। इनको भी कई सारी, भारत में पता ही है बहुत आराम से जो है एक सज्जन आदमी का यहाँ जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो पुणे इंस्टीट्यूट का जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो आपकी कोविशील्ड है, उसकी 6 लाख खुराक भेजी गई थी घाना को। तो याद रखिएगा विश्व का पहला देश घाना है जिसको कोवाक्स प्रोग्राम के तहत क्या भेजी गई थी, वैक्सीन भेजी गई थी। ये आपको याद रखना है, फरवरी 2019 में। इसके बाद 17 नवंबर 2020 को 12वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। ये भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, वर्चुअल माध्यम से हुआ था। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रशिया ने की थी, 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये हुआ था। इसका मुख्य विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, अभिनव विकास। देखो नाम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चीन है जो ब्रिक्स का सदस्य है और क्या हालत करता है भारत की, है ना। तो साझा सुरक्षा कह तो रहे हैं, काहे की सुरक्षा, अपने ही पार्टनर को, अपने ही देश को। तो चीन को तो सिर्फ अपने हित पता है, उसे दूसरे के हित के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये हालत है, कंडीशन बहुत बुरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैंने आपको बताया था कि जुकाम है और बुखार भी है बहुत ज़्यादा, तो बार बार जो है ना थोड़ा सा, ठीक है, सहयोग करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है, यानी कि इस साल का, ये भारत की अध्यक्षता में होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। और ये कब वर्चुअली होगा, लगभग उम्मीद तो यही है। और इससे पहले 2012 में 2016 में भारत ने जो है क्या किया था, इसकी मेजबानी की थी, अध्यक्षता की थी। तो इसके पहले 12वां शिखर सम्मेलन, ये पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा, रसिया के द्वारा, और 13वां शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सूचकांक बता देता हूं, बहुत गति से लेकर के चलूंगा। बहुत सारे सूचकांक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग एक बार इसको याद करिएगा, प्रयास करिएगा। मैं एक बार पढ़ूंगा फिर अगेन रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला सूचकांक से बहुत क्वेश्चन आने लग गए आजकल। मैं यहाँ पे पहले नंबर पे जो कंट्री है और भारत का क्या स्थान है, बस इतना ही पूछा जाता है, यही बताऊंगा आपको। अक्षय ऊर्जा देश का आकर्षण सूचकांक, अक्षय ऊर्जा देश का आकर्षण सूचकांक 2021 आ चुका है। नंबर 1 है USA, है ना। दूसरे नंबर भारत है, तीसरे नंबर पे, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, नंबर 1 है फिनलैंड, भारत है 120वें नंबर पे। ध्यान से सुनते रहना है, बस बाद में एक बार रिपीट कर देंगे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, ठीक है। गिविंग का मतलब होता है डोनेशन कौन कितना देता है, ठीक है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में नंबर 1 में इंडोनेशिया है, भारत का 14वां स्थान है। इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2021, नंबर 1 में है आपका आइसलैंड और भारत है 135वें नंबर पे। इसके बाद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, इसमें नंबर 1 में है स्वीडन, भारत का है 87वां स्थान 87, ठीक है। इसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, नंबर 1 है नॉर्वे, भारत का है 142वां स्थान। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021, नंबर 1 है आपका आइसलैंड, भारत का है 140वां स्थान। अगला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, नंबर 1 है फिनलैंड, भारत का 139वां स्थान। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021,
भारत का है, अमेरिका है पहले नंबर पे, भारत का है 40वां स्थान। बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भारत वैसे भी पीछे होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 सिंगापुर नंबर 1 पे है, भारत का 121वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक स्वीडन नंबर 1 पे है, भारत का स्थान बहुत बुरा है, 10वें नंबर पे है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020, ये 2020 का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो जारी किया जाता है, 21 का भी नहीं आया है। नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है और डेनमार्क है, भारत का 86वां स्थान है, 86 रैंक है ना। नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, सबसे कम करप्शन और सबसे ज़्यादा करप्शन में 100 नंबर पे जो होगा, लेकिन भारत 86 में है, बहुत बुरी हालत है भारत की, लगातार करप्शन बढ़ा ही है भारत पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020, नंबर 1 में स्विट्जरलैंड है, भारत है 71वें नंबर पे। अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2020, नंबर 1 में है नॉर्वे, भारत का है 53वां स्थान। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक 2020, हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। देखिए सूचकांक में क्या हालत है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, नंबर 1 में मोजाम्बिक है, भारत का 7वां स्थान है। जोखिम मतलब कहाँ कितनी ज्यादा आपदाएं आती हैं। इसके बाद मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, नंबर 1 में न्यूजीलैंड है, भारत का 111वां स्थान है। इसके बाद वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020, नंबर 1 में बेलारूस है, भारत का 94वां स्थान है। इसके बाद IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020, नंबर 1 में स्विट्जरलैंड है, भारत का 62वां स्थान है। इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2020, नंबर 1 में आइसलैंड है, भारत का 139वां स्थान है। नेक्स्ट है मानव पूंजी सूचकांक, ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 2020, सिंगापुर का पहला नंबर है, भारत का इसमें कितना है मानव पूंजी सूचकांक पे, भारत का है आपका 116वां। ठीक है, मानव पूंजी सूचकांक पे भारत का 116वां। ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक नहीं है, मानव पूंजी सूचकांक है। मानव पूंजी सूचकांक में नंबर 1 में सिंगापुर, भारत का 116वां, और मानव विकास सूचकांक जो आपका है 2020 का, इसमें नॉर्वे नंबर 1 में है और भारत का 131वां स्थान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2020 पूछेगा, भारत का 131वां स्थान है और नॉर्वे का पहले नंबर पे है। इसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, भारत का 48वां स्थान है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, चीन नंबर 1 पे है, भारत का 3रा स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020, डेनमार्क नंबर 1 पे है, भारत 168वें नंबर पे है। इसके बाद है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, हाँ पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में आपका डेनमार्क नंबर 1 में है, भारत 168वें नंबर पे है। इसके बाद आपका है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, स्वीडन नंबर 1 है, भारत 117वें नंबर पे है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020, नंबर 1 में यूनाइटेड किंगडम है, भारत का 34वां स्थान है। इसके बाद पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, नंबर 1 में डेनमार्क है, भारत का 76वां स्थान है। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 में न्यूजीलैंड है, भारत का 63वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020, इसमें अफगानिस्तान नंबर 1 में है, भारत जो है आपका ध्यान रखिएगा, भारत आपका 8वें स्थान पे है। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, भारत 72वां स्थान है। वैश्विक एशिया पावर इंडेक्स 2020, नंबर 1 अमेरिका, भारत का 4था स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020, नंबर 1 सिंगापुर है, भारत का 43वां स्थान है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019, पहले हमने देखा था 2021 का, 2021 में इंडोनेशिया नंबर में है, भारत 14वें नंबर पे है, और 2019 का जो है इसमें सिंगापुर नंबर 1 में है, भारत का 68वां स्थान है। इसके बाद विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में नंबर 1 में सिंगापुर है, भारत का 68वां स्थान है। चलिए अब जो है हम लोग एक बार फिर से इसको अगेन देखेंगे। यहाँ पे ईयर और भारत की पोजीशन, दो चीज तो आपको कम से कम याद रखना है, और नंबर 1 में कौन है ये भी पता होना चाहिए, कई बार कथन में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को हम लोग क्रम से देखेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, नंबर 1 यूएसए, भारत 3री रैंक पे। दूसरा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, फिनलैंड नंबर 1, भारत का 120वां स्थान। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स नंबर 1 इंडोनेशिया, भारत का 14वां स्थान।
ठीक है, याद रखिए 2021 का है ये गिविंग, अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है, जून में ही ये अभी जारी किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 नंबर 1 आइसलैंड, भारत 135वां, ये भी पूछा जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक ये भी जून में आया आपका, नंबर 1 आइसलैंड सबसे शांत देश है, भारत समझिए 135वीं रैंक है, क्या हालत है हमारी। इसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक नंबर 1 में नॉर्वे, भारत 142वां स्थान, समझिए लोकतंत्र है और स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के क्या हाल है हमारे, 142वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में आइसलैंड नंबर 1 में, भारत 140वें नंबर पे है, ठीक है, दुखी भरे हुए हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल है ना, लैंगिक अंतराल। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं लोग फिनलैंड में, भारत में सबसे दुखी लोग रहते हैं, 139वें नंबर पे नंबर है ना, सब आप लोग दुखी आत्माएं भटक रही हैं। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत 139वें नंबर पे है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नंबर 1 अमेरिका, भारत 40वां स्थान। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 नंबर 1 आपका सिंगापुर और भारत का 121वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 नंबर 1 स्वीडन, भारत का 10वां स्थान। इसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 है, भ्रष्टाचार वाला 2020 का सूचकांक है, नंबर 1 में 2 देश है, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, भारत का 86वां स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020, इसमें नंबर 1 आपका स्विट्जरलैंड है, भारत का 71वां स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक में नंबर 1, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नंबर 1 में नॉर्वे, भारत का 53वां स्थान है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 नंबर 1 में आपका मोजाम्बिक है, भारत का 7वां स्थान है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में न्यूजीलैंड नंबर 1 में है, भारत का 111वां स्थान है। समझिए हमारे यहाँ पे फ्रीडम लिबर्टी क्या है। इसके बाद वैश्विक भूखमरी सूचकांक नंबर 1 में बेलारूस है, भारत का 94वां स्थान है। इसके बाद आपका विश्व प्रतिभा सूचकांक नंबर 1 में स्विट्जरलैंड है, भारत का 62वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक नंबर 1 आइसलैंड है, भारत का 139वां स्थान है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 नंबर 1 सिंगापुर है, भारत का 116वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 नंबर 1 स्विट्जरलैंड है, भारत का 48वां स्थान है। इसके बाद मानव विकास सूचकांक, देखो मानव पूंजी सूचकांक और मानव विकास में कंफ्यूज मत होइएगा। मानव पूंजी सूचकांक में नंबर 1 में सिंगापुर है, भारत का 116वां स्थान है। और मानव विकास सूचकांक में 2020 का ये भी है, नंबर 1 में नॉर्वे है, भारत का 131वां स्थान है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक, स्विट्जरलैंड नंबर 1, भारत 48वां स्थान। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 चीन नंबर 1, भारत 3रे नंबर पे। इसके बाद पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 नंबर 1 पे डेनमार्क, भारत का 168वां स्थान है। इसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 नंबर 1 में स्वीडन, भारत 117वें नंबर पे है सतत विकास में। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 नंबर 1 में यूनाइटेड किंगडम है, भारत का 34वां स्थान है। इसके बाद पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक नंबर 1 पे डेनमार्क है, भारत का 76वां स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट है पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 है ना, डेनमार्क नंबर 1, भारत 76वां स्थान पे। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पे न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पे भारत जो है आपका 63वें स्थान पे है डूइंग बिजनेस सूचकांक पे। फिर मानव विकास सूचकांक मैंने आपको बताया, नॉर्वे नंबर 1, भारत 131वीं रैंक पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में अफगानिस्तान नंबर 1 में है और भारत का 8वां स्थान है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, भारत का 72वां स्थान है। इसके बाद एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका नंबर 1 है, भारत का 4था स्थान है। इसके बाद विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सिद्धांत 2020 सिंगापुर नंबर 1, भारत का 43वां स्थान है। ठीक है, ये आपके हो गए प्रमुख सूचकांक, सारे के सारे सूचकांक मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए चीजों को। आपको पता है कि मई में कोरोना महामारी अपने विकराल रूप में थी, मई 2021 में। आप याद करिए, आज से सिर्फ 1-1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो मई में कोविड-19 महामारी के साथ एक फंगल इन्फेक्शन चालू हो गया था, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से आप जानते हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका म्यूकर माइकोसिस।
म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का कहर भी साथ साथ चालू हो गया था बहुत तेजी से। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या थे? चेहरे के आसपास सूजन आ जाती थी, बहुत ज़्यादा शून्य हो जाता था, मतलब यहाँ से मतलब कि एक तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन भी रुक जाता था, ये एरिया पूरा शून्य हो जाता था। इसके बाद सूजन आ जाती थी चेहरे में, आंखों के आसपास सूजन आ जाती थी, रेड कलर की सूजन आ जाती थी, आंखों के पिछले हिस्सों में दर्द होना चालू हो जाता था। इसके अलावा दांतों का गिरना प्रारंभ हो जाता था ब्लैक फंगस में, और नाक बंद हो जाती थी, भूरे रंग की परत बन जाती थी। तो इस तरीके से ब्लैक फंगस से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, डॉक्टरों को आनन फानन में आंख तक निकालनी पड़ी लोगों की। तो कोविड के दौरान एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के आया था, ठीक है, ब्लैक फंगस, ठीक है, अभी भी ये फंगल इन्फेक्शन अभी भी है। इसके बाद अप्रैल 2021 में नासा ने एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर भेजा था अपना। कब भेजा था? फरवरी 2021 में एक मंगल मिशन भेजा था, और ये मंगल मिशन के तहत जो है परसिवेंसर नामक एक रोवर था, उसने एक हेलीकॉप्टर भेजा था। अभी उस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह में उड़ाया गया है, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भेजा था, और इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर जो है नासा के द्वारा मंगल पे भेजा गया फरवरी 2021 में। परसिवेंसर नामक रोवर के माध्यम से मंगल ग्रह पे उतारा गया था, ठीक है। तो अभी इसका भी सफल जो है उड़ान हुई इस पूरे हेलीकॉप्टर की मंगल ग्रह पे। तो मंगल के एनवायरनमेंट को लेकर के लगातार बहुत सारे शोध चल रहे हैं, और आपको पता है कि अभी जो है जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसने भी मंगल मिशन दिया है, मंगल मिशन किया है, उसका होप कार्यक्रम सफल हुआ है। तो विश्व का 5वां देश बन गया है मंगल मिशन करने वाला, और अरब क्षेत्र का पहला राष्ट्र बन गया है। तो 9 फरवरी 2021 को होप कार्यक्रम, याद रखिएगा, होप मिशन जो है यूएई का मंगल मिशन है। क्या है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है, अरब प्रदेश का पहला मंगल मिशन, और विश्व का 5वां देश ये बन गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में सम्मिलित कर दी गई, जिसका नाम है INS करंज। INS करंज अब नौसेना की पावर को बढ़ाने के लिए नौसेना में सम्मिलित हो चुकी है, कमीशन्ड हो चुकी है। देखिए, स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, ठीक है। 6 पनडुब्बियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहली पनडुब्बी बनाई गई है, उसका नाम है कलावरी। पहली पनडुब्बी का नाम है कलावरी, दूसरी का नाम है खंडेरी, तीसरी का नाम है INS करंज। तीसरी का नाम क्या है? INS करंज। तीसरी पनडुब्बी का नाम क्या है? INS करंज। तो पहली क्या है आपकी? कलावरी। पहली क्या है आपकी? कलावरी। पहली पनडुब्बी आपकी है कलावरी, पहली पनडुब्बी आपकी है कलावरी, दूसरी पनडुब्बी आपकी खांडेरी, तीसरी पनडुब्बी आपकी है INS करंज, जो अभी इसको सम्मिलित किया गया है। इसके बाद INS वेला, INS बेला, इसका भी जलावरण हो चुका है। INS वागीर, ये 5वीं है, और INS वागसीर, ये टोटल 6 है टोटल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत इनको विकसित किया जा रहा है, और ये फ्रांस की एक कंपनी है DCNS के साथ, और भारत की मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर के तकनीकी हस्तांतरण से इसको मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा ही बनाया जा रहा है। गोवा में स्थित है ना, मुंबई वाले क्षेत्र में, गोवा मुंबई वाले क्षेत्र में। तो ये मुंबई वाले क्षेत्र में इनका निर्माण किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 6 की 6 पनडुब्बियों के नाम आपको पूछा जा सकता है। ये नौसेना की पावर को मजबूत करने का प्रयास करेंगी, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया ये आपका कंफर्म हो गया। जो है आपका स्कॉर्पियन श्रेणी की जो तीसरी पनडुब्बी थी, अभी सम्मिलित हो गई है नौसेना में, ठीक, पता होना चाहिए आपको। अगला चलते हैं, इसरो का आपको पता है, इसरो की एक संस्था एंट्रिक्स का काम होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे यदि कोई भी अपने उपग्रह भिजवाना चाहता है तो PSLV के माध्यम से कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। तो 28 फरवरी 2021 को इसरो ने PSLV C51 के माध्यम से ब्राजील का एक उपग्रह है जिसका नाम है अमेजोनिया 1। ब्राजील का उपग्रह है अमेजोनिया 1, और इसके अन्य 18 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ठीक है। तो 28 फरवरी को PSLV C51 के माध्यम से ब्राजील का अमेजोनिया और उसके 18 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए, PSLV के माध्यम से 34 देशों के लगभग 342 उपग्रहों को अब तक कक्षाओं में स्थापित किया जा चुका है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अमेजोनिया वन के बारे में पूछता है तो आपको पता चल गया, आप बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करने हेतु स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों की स्थापना करने में कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है। तो आयुष्मान भारत योजना जो थी, इसके तहत आपके हेल्थ वेलफेयर सेंटर खोलने थे और HWC है ना, हेल्थ वेलफेयर सेंटर। तो कर्नाटक पहला स्टेट बना है जिसने सबसे ज़्यादा सेंटर स्थापित किए हैं, ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है। तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में कर्नाटक नंबर 1 है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और आप ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ के द्वारा फरवरी 2021 में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कार्बन वॉच। ये देश का पहला जो है स्टेट है चंडीगढ़ जिसने किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट, यानी आप कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने वाला पहला एप्लीकेशन है। तो कार्बन वॉच के बारे में आपसे पूछता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस समिट, पेरिस समझौता अब लागू हो जाएगा क्योंकि अमेरिका उसका जो है साथी बन चुका है, क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में कार्बन इमिशन को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास जारी है बड़ी तेजी से। ठीक है, तो फरवरी 2021 में मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च किया गया है। देश का पहला एप्लीकेशन है, चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की। तो ये पहला है जो कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बता दिया होप कार्यक्रम 9 फरवरी 2021 को यूएई का पहला अंतर्ग्रही मिशन होप था, सफलतापूर्वक पहुंच गया, विश्व का 5वां देश बन गया, संयुक्त अरब अमीरात और अरब का पहला देश बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका विज्ञान से जुड़े हुए कुछ पॉइंट, सूचकांक सारे हो गए। अभी देखो हमारा पुरस्कार बचा है, नियुक्तियां बचा है, कोविड-19 से जुड़ी हुई कुछ जानकारी बची है और आर्थिक परिदृश्य के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बजट देख लेते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 चीजें हैं, दोनों को अभी हम देख लेते हैं। बजट से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने बजट का बिल्कुल क्रक्स रखा है, जिस्ट रखा है आप लोगों को। तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, अभी भी है, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद, चेंज होने के बाद भी यही है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया। सबसे खास बात क्या रही? सबसे खास बात रही कि ये पूरी तरीके से पेपरलेस था, डिजिटल था, यानी टैबलेट के माध्यम से इसको पढ़ा था उन्होंने। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब पेपरलेस जितना हो जाए उतना ज़्यादा पर्यावरण के लिए हितैषी रहेगा। तो इस पूरे बजट में 6 चीज़ों पर बल दिया गया। ये 6 चीज़ें कौन है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, यानी हमें देश की स्वास्थ्य और खुशहाली पर काम करना है। दूसरा, भौतिक एवं वित्तीय अवसंरचना का निर्माण करना है, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी अवसंरचना निर्माण, दूसरा इसका पॉइंट। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास करना है, मतलब हमें भारत के लिए सब तक विकास को पहुंचाना है। इसके बाद मानव पूंजी और नव जीवन का संचार करना है। आपको पता अच्छी अच्छी बातें ही बजट में होती हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट क्या था? स्वास्थ्य और खुशहाली। दूसरा पॉइंट था भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना। तीसरा बात थी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा था मानव पूंजी एवं नव जीवन का संचार करना। 5वां पॉइंट था नवाचार, अनुसंधान व विकास। 6वां था न्यूनतम सरकार व अधिकतम शासन। ये 6 पॉइंट थे टोटल इस बजट के। ठीक है, 6 पॉइंट थे इस टोटल बजट के। और इतिहास का पहला डिजिटल बजट था ये पूरा का पूरा। कैसा बजट था? डिजिटल बजट, यानी पेपरलेस, डिजिटली आपको इसको पढ़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहली चीज कोरोना का टीका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पैसा काफी आवंटित किया गया। कितना किया गया देख लीजिए। तो 2021-22 के बजट में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप सभी को भी टीका लग गया होगा, कोविशील्ड लग गया होगा या तो कोवैक्सीन लगवाया होगा आप लोगों ने, है ना। 2 डोज लेनी है, पहली जल्दी ही ले लो, मिल रही है इस समय, खूब उपलब्धता है। ठीक है, और सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत शानदार काम किया है नेशनली और इंटरनेशनली। जिस तरीके से उसने भारत का एक रुतबा यदि कोई बढ़ाया इस दौरान तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, तो ये आपका कोविड-19 का टीकाकरण हेतु कितना है? 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ पोषक तत्वों की डिलीवरी बढ़ाने के लिए
इसके पहुंच और परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को आपस में विलय कर दिया है और मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया है सरकार ने। ठीक है, तो एक सरकार ने नया मिशन, जो पुराने कार्यक्रम थे उनको मर्जर करना और नए मिशन को पोषण 2.0, कारण क्या था, पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों के जीवन में स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़े, है ना, और परिणाम बेहतर करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को आपस में विलय कर दिया गया है। पोषक 2.0 ओपन किया गया है नया कार्यक्रम। इसके अलावा जल जीवन मिशन शहरी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और इसके तहत जो है इसमें काफ़ी पैसा भी जो है आपका आवंटित किया गया है। इसमें 2021-26 तक के 5 वर्षों के लिए कितना आवंटित किया गया है, इसमें 1,41,678 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया और एक शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी प्रारंभ किया गया है। तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है ना, इसके लिए 1,41,668 करोड़ रुपए स्वच्छता को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं हैं, तो सरकार ने इसको लेकर के दिया है। ठीक है, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत आपको पता है पिछले बजट से प्रारंभ हुआ था, रिवाइज किया गया था पिछले बजट को और लगभग टोटल जीडीपी का 15% जो आपका है वो इसके तहत रखा गया था। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने के लिए 13 सेक्टर में PLI स्कीमों की घोषणा की गई है। ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना की गई है। ये आपका वस्त्र इंडस्ट्री के लिए है ना, यानी कि जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्पावर्ड करने के लिए इंडिया को क्या किया गया है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बनाया गया है, इसकी योजना बनाई गई है और 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित करने की सरकार की योजना है। ठीक है, इसके अलावा सरकार आपको पता है निजीकरण कर रही है, तो IPO लेकर के आ रही है। LIC का IPO आने वाला है आपका वर्ष 2021-22 में LIC का IPO लेकर के सरकार आने वाली है ना, तो LIC का IPO आने वाला है, जिसके तहत सरकार जो है आवश्यक संशोधन इसी सत्र में करेगी, इसी वित्त वर्ष में करेगी। ठीक है, LIC को भी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, निजी हाथों में बेचा जा रहा है। बीमा क्षेत्र को भी प्राइवेट कर रहे हैं, इसके लिए FDI जो है 49% से 74% करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अब सरकार हर क्षेत्र में विनिवेश कर रही है, निजीकरण कर रही है, सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। ठीक है, तो FDI जो है 49% सब कितना किया गया है, ये 74% कर दिया गया है। इसके अलावा बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रावधान किया है। सरकार ने इस बार जो बजट है उसमें लगभग टोटल जो विनिवेश के माध्यम से है वो है आपका 1,75,00,000 करोड़ रुपए सरकार करी कि हम विनिवेश से प्राप्त करेंगे। 1,75,000 करोड़ रुपए हम चीज़ों को बेच के प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से प्राप्त करेंगे, तो ये भी सरकार का एक पूरा लक्ष्य बनाया गया है। इसके अलावा कृषि कर्ज को बढ़ा दिया गया है। कृषि कर्ज याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है इस बार कृषि कर्ज। ठीक है, और नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया गया है, जो कि सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत ये इसको पूरा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो नाबार्ड के अंतर्गत जो आपका है 5,000 करोड़ का एक आपका सूक्ष्म सिंचाई कोष और कृषि कर्ज को बढ़ा दिया गया, 16.5 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज दिया जाएगा। राजकोषीय घाटा को कम करने का प्रयास, बजट में क्या बोला गया है कि हम राजकोषीय घाटे को कम करेंगे। 2025-26 तक हम इसको कम करके कितना लेकर के आएंगे, जीडीपी का 4.5% लेकर के आएंगे 2025-26 तक। वित्त आयोग ने इसी को 4% बोला 2025-26 में, बजट बोल रहा है कि हम 4.5% लाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछता है राजकोषीय घाटा को लेकर के टारगेट्स जो बनाए गए हैं। तो 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करना है, जीडीपी का 4.5% लाना है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई गई है। राष्ट्रीय रेल योजना, इसके तहत रेलवे भी आपकी प्राइवेट होने वाली है। ठीक है, तो राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाने का प्रयास किया गया और इसके तहत 2030 तक भविष्य के लिए रेलवे तंत्र सृजित किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सबसे ज्यादा अभी तक का प्रावधान किए जाने वाली राशि है ये, है ना। तो 1,10,000 करोड़, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो आपका मालगाड़ियां हैं या फिर जो आपका जो गुड्स परिवहन है उसके लिए अलग से डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। डिफेंस के लिए अलग से कॉरिडोर रेलवे के बनाए जा रहे हैं। तो ये 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि दी गई है रेलवे को। सबसे शानदार काम कर रहा है आपका सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, है ना। नितिन गडकरी साहब जबरदस्त काम कर रहे हैं, पूरे भारत भर के हाईवे बनाए पड़े हैं। तो इनको भी
1,18,101 लाख करोड़ रुपए, इतना आवंटन किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए, जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मनरेगा को दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को काफ़ी आवंटन किया गया है। यदि हम क्रम से देख लें कि सबसे ज़्यादा योजनाएं कौन सी हैं जिनमें पैसा दिया गया है, तो मनरेगा है, राष्ट्रीय विकास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है। इन सभी मिशनों पर भारत सरकार के द्वारा बजट पर पैसा व्यय दिया गया है, किया गया है, ठीक है। तो ये बजट को लेकर के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। 6 महत्वपूर्ण पिलर हैं बजट के। 6 महत्वपूर्ण पिलर मैंने आपको बताए। सबसे पहला पिलर कौन सा है? स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, नवाचार और अनुसंधान व विकास करना, न्यूनतम सरकार व अधिकतम शासन की बात करना, ठीक है, ये है। और इसके अलावा धन का आवंटन है और राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक कितना करना है, इनको 4.5 जीडीपी का 4.5 करने का लक्ष्य इन्होंने बनाया है, ठीक है। चलिए अगला है अरबपतियों की हर बार जो है एक लिस्ट आती है। तो 2021 में लिस्ट आ गई, फोर्ब्स के द्वारा निकाला जाता है सूची। तो विश्व के 5 सर्वाधिक अरबपति व्यक्ति कौन कौन से हैं? सबसे पहले अमेजॉन के मालिक हैं जेफ बेजोस, इनका नाम आपको ने सुना होगा। आप लोग अमेजॉन से सब लोग कुछ ना कुछ मंगाते ही हो, ठीक है, तो मंगा के आपने नंबर 1 बना दिया जेफ बेजोस, ठीक है, नंबर 1 है। $177 बिलियन इनकी संपत्ति है। दूसरा है आपके टेस्ला के एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख है एलन मस्क, इनकी $151 बिलियन संपत्ति है। तीसरे जो अमीर हैं वो फ्रांस के हैं, LVMH कंपनी है उनकी, इनका नाम है बर्नार्ड एनाल्ट, ठीक है। दोनों ऊपर जो अमेजॉन के हैं जेफ बेजोस साहब और एलन मस्क के अमेरिका के हैं, और फ्रांस के तीसरे नंबर पे हैं आपके, इनका नाम है बर्नार्ड एनाल्ट। इनकी जो है संपत्ति $150 बिलियन है, तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे हमेशा पहले नंबर पे रहने वाले व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आ गए हैं बिल गेट्स महोदय। तो बिल गेट्स की संपत्ति $124 बिलियन है, यानी ये बहुत काफ़ी नीचे हैं। फिर फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग है, चला लो सोशल मीडिया साइट, देखो नंबर 5 में पहुंच गया व्यक्ति। तो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जो है $97 बिलियन के साथ 5वें नंबर पे हैं। भारत में हमारे मुकेश धीरूभाई अंबानी $84.5 बिलियन है, ठीक है, तो इनकी भी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है इस दौरान। फिर आपके वो अडानी है शायद, हाँ, गौतम अडानी और उनकी फैमिली है। फिर राधा कृष्ण दमानी है, उनकी भी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, ठीक है। तो जो डी मार्ट आप जानते हैं ना, डी मार्ट के मालिक हैं राधा कृष्ण दमानी साहब। तो ये आपके जो है मुकेश अंबानी की संपत्ति $84.5 बिलियन, ठीक है। विश्व के सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में है, 724 अरबपति हैं। दूसरे नंबर चीन में है और तीसरे नंबर हमारे भारत में है, ठीक है। भारत में 140 अरबपति हैं, तो भारत भी विश्व में तीसरे नंबर पे आता है अरबपतियों के मामले में। तो ये हो गई आपको अरबपतियों के बारे में जानकारी, बजट के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 केंद्रीय वित्त मंत्री कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की गई है। और इसमें कोविड योद्धाओं को ये समर्पित किया गया है। इस बार का पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे था, कोविड योद्धा यानी कोरोना जो वॉरियर हैं उनको समर्पित किया गया, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, सेना के जवान हैं, इन सबको, और जो साफ सफाई कर्मी हैं सभी को, ठीक है। तो कोविड योद्धाओं को ये समर्पित किया गया है आर्थिक समीक्षा। और इस आर्थिक समीक्षा में 2021-22 के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? सबसे पहली चीज, इन्होंने भारत के लिए 4 आयामों वाली रणनीति बताई है। बताया है कि अब भारत को 4 आयामों वाली रणनीति, पहला है महामारी पर नियंत्रण लाना होगा जल्दी से जल्दी। 4 आयामों वाली रणनीति में पहली रणनीति है महामारी पर नियंत्रण। कैसे होगा? वैक्सीनेशन के माध्यम से, तेजी से वैक्सीनेशन किया जाए। इसके बाद वित्तीय उपाय किए जाएं, केंद्रीय वित्तीय नीति और लंबी अवधि के लिए संरचनात्मक सुधार किए जाएं। वर्ष 2020-21 की है ना, 4 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है महामारी पर नियंत्रण, दूसरा वित्तीय उपाय किए जाएं, तीसरा वित्तीय नीति लाई जाए, चौथा लंबी अवधि के लिए संरचनात्मक सुधार किए जाए। मतलब कि हमें एक रिफॉर्म लाना है, और ये रिफॉर्म कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, है ना। तो संरचनात्मक सुधार लाने की बात की है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी का 23.9% की कमी आई। आपको पता है माइनस में चली गई थी इकोनॉमी, कितनी चली गई थी? 23.9%। हाहाकार आप लोग खूब देख रहे थे कि सब
क्रिटिसाइज किए पड़े थे सरकार को कि इकोनॉमी चली गई। क्या करें, जब देश लॉकडाउन में चला गया तो इकोनॉमी थोड़ा ना जाएगी। तो इकोनॉमी जीडीपी माइनस में चली गई 23.9। फिर इसके बाद दूसरी तिमाही जब आई तो जीडीपी 7.5% माइनस में चली गई। पहले गई थी आपकी 23.9%, फिर दूसरे तिमाही में गई आपकी 7.5%। तो पहले से तो सुधार ही है ना। तो इसको इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है वी शेप रिकवरी, मतलब हमने बहुत तेजी से रिकवर किया। हम पहले यहाँ पे थे 23 में और हमने अपने आप को बहुत तेजी से रिकवर किया, तो इसको वी शेप रिकवरी के तौर पे देखा गया। वी शेप रिकवरी यानी भारत ने बहुत तेजी से इसको रिकवर किया। ठीक है, तो वी शेप रिकवरी के तौर पे हमारी इकोनॉमी अभी चल रही है ना। इसके अलावा भारत की जीडीपी की विकास दर, इन्होंने कहा कि 2020-21 में भारत की जीडीपी की विकास दर कितनी है, 7.7% रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2020-21 में कितनी रहेगी, 7.7%। अब भविष्य की हम ज़्यादा आँख ही लेते हैं, भविष्य में हम कम तो कुछ देखते चलते नहीं हैं। आप लोग अपनी दिनचर्या बनाते हो ना भारी भरकम, वैसे ये लक्ष्य भी बड़े बड़े बना देते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो 2020-21 की जीडीपी वृद्धि है 7.7% है, जबकि वित्त वर्ष जो 2021-22 है इसमें 11% कह रहे हो जाएगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा बोल दिया इन्होंने कि 11% हो जाएगी। और इसके बाद कहा कि सांकेतिक जीडीपी वृद्धि, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि 15.4% तक भी पहुंच जाएगी। तो इस साल की जो रनिंग ये वित्त वर्ष चल रहा है 21-22 का, इसमें 11% जीडीपी बढ़ेगी, और जो पिछले साल था वो 7.7%। ये दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कह रहा है सबसे ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी। जब हमारा अब ये स्वतंत्रता परसेंटेज में आपको पता है पिछली बार जब बहुत ज़्यादा गिरी है, तो इस बार जो भी उठेगी तो परसेंटेज में ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपूर्ति कृषि के माध्यम से की जाएगी। कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि भारत की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने का प्रयास करेगा, फिर से रिवाइव करेगा भारत की इकोनॉमी को। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एग्रीकल्चर निभाएगा, जिसकी विकासात्मक दर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.4% होगी, मतलब कि उसकी ग्रोथ जो है 3.4 2020-21 के लिए है। और 2000 आगे जो है इन्होंने बताया कि आगे जो है इसकी जो है ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी, मतलब 2020-21 के लिए 3.4% इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र 9% और सर्विस सेक्टर 8.8% की कमी आएगी इन दोनों में, यानी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वृद्धि आएगी, 3.4% की वृद्धि आएगी। बाकी जो आपका उद्योग क्षेत्र है 9% की कमी, और जो आपका 8.8% की कमी आपकी सर्विस सेक्टर पे आएगी। भारत 6 दिन में सबसे तेजी से 10 लाख टीके लगवाने वाला देश बन गया, मतलब भारत ने 6 दिनों के अंदर 10 लाख टीके लगाए हैं, सबसे तेजी से लगाए हैं। साथ ही अपने पड़ोसी देशों को, ब्राजील को भी खूब सारे टीके बांटे हैं। तो विश्व को बांटने वाला सबसे अग्रणी राज्य और सबसे तेजी से, इतनी आबादी है ना, तो सबसे तेजी से 10 लाख टीके लगाने वाला देश भी बन गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज भारत का कितना है, जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज 2020 में भारत का है 20.6%। ठीक है, और ये सितंबर 2020 में बढ़ के 21.6% हो गया है। तो अभी जो भारत का विदेशी कर्ज है 2020 में, वो डेटा के हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 21.6% है जीडीपी का। कितना है, जीडीपी का 21.6% हमारे ऊपर विदेशी कर्जा है, यानी सरकार विदेशों से ले लेके काम कर रही है। इसके अलावा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक कितना है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्तर पे है, 586 बिलियन अमेरिकी डॉलर है ना। 586 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व है या विदेशी मुद्रा भंडार है। ये इकोनॉमिक सर्वे में तो विदेशी मुद्रा भंडार भी पूछता है। इसके अलावा भारत के जीडीपी का 15% प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर अभियान को घोषित किया गया था। तो 2020-21 में ही आत्मनिर्भर अभियान आपका जीडीपी का 15% के तहत भारत को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रभावी बनाने के लिए पूरा का पूरा कार्य किया गया। तो देखिए, हमने राष्ट्रीय कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय कर लिया, हमने आर्थिक में बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख लिया, वैज्ञानिक परिदृश्य देख लिया, सूचकांक देख लिया। अब जो है हमें जो देखना है, जो अब हमें करना है वो है प्रमुख जो है आपके पुरस्कार और प्रमुख आपके नियुक्तियां और कोविड से जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें हैं। तो कोविड-19 से जुड़ी हुई तथ्यों को भी समझने का प्रयास करेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। जो प्रमुख पुरस्कार हैं एक बार इनको भी दृष्टिपात कर लेते हैं। देखिए, 93वां ऑस्कर पुरस्कार अभी मिला है।
ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है एंथनी हॉपकिंस को, एक मूवी है द फादर, हॉलीवुड की मूवी है, इसके लिए इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है ऑस्कर पुरस्कार, आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री का इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर सर्वश्रेष्ठ निदेशक आपको मिला है क्लो झाओ को, क्लो झाओ की मूवी है नोमैडलैंड, ये भी बहुत बेहतरीन मूवी है, इसको भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। तो क्लो झाओ की एक मूवी है नोमैडलैंड, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है, फ्रांसिस मैकडोरमंड है ना, मैकडोरमंड को मिला है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। इसके बाद फीचर फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार एनादर राउंड है ना, एनादर राउंड ये एक आपकी एक मूवी है एनादर राउंड, जिसमें है ना इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का मिला है माई ऑक्टोपस टीचर, ये एक मूवी है, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री आपकी फीचर। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है एनादर राउंड और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर है माई ऑक्टोपस टीचर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है, कब मिला है? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का अवार्ड अभी दिया गया है 2021 में। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला, रजनीकांत को दिया गया है। सबसे पहला 1969 से प्रारंभ हुआ था, देविका रानी को दिया गया है, और जो 50वां था इससे पहले वाला वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो पहला देविका रानी को, इस बार का जो था 51वां रजनीकांत को, और जो आपका 50वां था इससे पहले वो अमिताभ बच्चन को, याद रखिएगा पूछा जाएगा। तो इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक सॉल दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 आशा भोसले को दिया गया, महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, याद रखिएगा आशा भोसले को दिया गया है। अगला है आपका 30वां व्यास सम्मान 2020, प्रोफेसर शरद पागरे, ये हिंदी के लेखक हैं, इनका उपन्यास है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी, ठीक है। 30वां व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पागरे हिंदी लेखक है, पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी को मिला है। इसके बाद 29वां व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को मिला है, ये भी हिंदी लेखिका है, इनका उपन्यास है कागज की नाव, ठीक है। तो 30वां व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पागरे हिंदी लेखक हैं, प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं, उपन्यास है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी, ठीक है। व्यास सम्मान आपके हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। और 29वां व्यास सम्मान आपका नासिरा शर्मा को मिला, हिंदी लेखिका है, उपन्यास लिखा है कागज की नाव। अगला है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 22 मार्च 2021 को वितरित किए गए थे ये। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिली है, ये आपकी तमिल फिल्म मलयालम फिल्म है जिसका नाम है मरक्कर अरबिक दंतिले सिंघम, मरक्कर अरबिक दंतिले सिंघम, ये मलयालम की एक फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक है संजय पूरन सिंह चौहान, इनकी फिल्म थी 72 हूरे फिल्म के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है। देखो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मनोज बाजपेयी, इनकी फिल्म थी भोसले, भोसले के लिए इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। और दूसरे हैं धनुष, धनुष को भी मिला है, मनोज बाजपेयी को मिला है। धनुष साउथ इंडिया के एक्टर हैं, वो कोला बेरिडी आपने सुना होगा, रजनीकांत के दामाद हैं, है ना। तो धनुष की फिल्म थी असुरन फिल्म, तमिल फिल्म थी ये, इसी फिल्म के लिए तो मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए मिला है और धनुष को असुरन के मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत है, कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है, फिल्म मणिकर्णिका है और पंगा है, 2 फिल्में हैं इनकी, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है छिछोरे को, सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन पे एक मूवी बनी है, आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार फिल्म है, सुशांत जी ना रहे अब। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है आपकी छिछोरे। तो 67वां आपका जो ये पूरा फिल्म पुरस्कार है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 74वां बाफ्टा अवार्ड,
जैसे ऑस्कर दिए जाते हैं वैसे इंटरनेशनल लेवल पे बाफ्टा अवार्ड है, ठीक है, अभी हॉलीवुड के हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है नोमैडलैंड को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस। देखो एंथनी हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर भी मिला है और 74वां बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है, दोनों ध्यान रखिएगा, द फादर मूवी के लिए ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंड, इनको ऑस्कर भी मिला है और बाफ्टा भी मिला है, दोनों ध्यान रखिएगा। ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंड है और बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंड है, ठीक है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है सोल। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म आपकी कौन सी है? सोल, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इस फिल्म को ऑस्कर भी मिला है और इसी फिल्म को आपको बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है, 74वां बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री में माई ऑक्टोपस टीचर, इसको भी ऑस्कर मिला है और इसको भी बाफ्टा मिला है, ठीक है। तो कई सारी ऑस्कर और बाफ्टा वाली मैच कर रही है। इसके बाद ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी शांति पुरस्कार 2019 ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद को दिया गया है, जो गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से देश को चलाते हैं, गांधीवादी रवैये को मानते हैं, उनको ये गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद को दिया गया है। कब का है? 2019 का, इसमें गड़बड़ मत करना, 2019 का ओमान को गया है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है, जो बांग्लादेश के हैं, तो इनमें गड़बड़ मत करिएगा। 2020 बांग्लादेश, 2019 ओमान के जो आपके हैं सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद, याद रखिएगा। ये दोनों गांधी शांति पुरस्कार 2019-2020 पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, पता नहीं क्यों आयोग को इसमें यूपी पीसीएस या जितने स्टेट पीसीएस से पक्का पूछते हैं इसे। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020, इसका आयोजन पणजी गोवा में हुआ था, इसका आयोजन गोवा में ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फोकस देश बांग्लादेश था, इसमें क्या था? फोकस देश बांग्लादेश था। और इसमें एक फिल्म मिला है, इसमें एक पुरस्कार मिलता है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, ये फिल्म है इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस द्वितीय विश्व युद्ध पर एक फिल्म बनाई गई थी, उसी को इस पूरे ये जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया 2020 में, उसमें गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया इनटू द डार्कनेस, जो द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म है, उसको मिला है, ठीक है। इसके बाद इस साल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। 2021 के पद्म पुरस्कार 25 जनवरी 2021 को घोषित किए गए थे, जिसके तहत 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री, ठीक है। 7 पद्म विभूषण। आपको पता है भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जो कि सिविल क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार आपको इस बार पता हो, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भी मिला है ना, राजनीति या लोक मामले बोल सकते हैं, पब्लिक मामले में। तो शिंजो अबे को मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। भारत रत्न ना दे दें कहीं पद्म विभूषण तक तो दे दिए इसे। विदेशियों को भी दिया जा सकता है पद्म पुरस्कार, फॉरेनर को, विदेशी देशों को भी दिया जा सकता है, जिससे भारत के बहुत अच्छे संबंध है। तो पद्म विभूषण शिंजो अबे को मिला है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा SP बाला सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में थे, मरणोपरांत इनको भी मिला है। ये पद्म विभूषण है, बता रहा हूँ। पहला है आपका शिंजो अबे, जापान के प्रधानमंत्री। दूसरा SP बाला सुब्रमण्यम कला के मामले में। इसके बाद डॉक्टर बेले मुनप्पा हेडगे, ये मेडिसिन के क्षेत्र में थे, ठीक है, मेडिसिन साइंस के, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेडगे। इसके बाद है नरेंद्र सिंह कमानी, विज्ञान के क्षेत्र में, मरणोपरांत इनको मिला है। इसके बाद मौलाना बहिरुद्दीन खान, मौलाना बहिरुद्दीन खान आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है। इसके बाद बीबी लाल के बारे में आप जानते होंगे, कालीबंगा जो साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, इनके ही निर्देशन में बीबी लाल और BK थापर, इन दोनों के निर्देशन में हुई थी। तो भारत के ये पुरातत्ववेत्ता हैं, इनको भी दिया गया है इस बार। और सुदर्शन साहू उड़ीसा के हैं, इनको मिला है। तो 7 लोग हैं, शिंजो अबे, SP बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेडगे, नरेंद्र सिंह कमानी, मौलाना बहिरुद्दीन खान, बीबी लाल, सुदर्शन साहू, ठीक है। ये 6-7 लोग हो गए। अब पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है। कृष्णा अय्यर शांता कुमारी, इनको मिला है, कृष्णा अय्यर शांता कुमारी। वरुण गोगोई, चंद्रशेखर काबरा, सुमित्रा महाजन को मिला इस बार पद्म भूषण। ध्यान रखिएगा, सुमित्रा महाजन लोक मामले, है ना, जो भारत की जो है ये अभी लोकसभा की अध्यक्ष थी भूतपूर्व। इसके बाद आपके
हेपेंद्र मिश्र को मिला है, रामविलास पासवान को भी दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, पहले उपभोक्ता मामले मंत्रालय में थे। फिर केशुभाई पटेल, ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको मिला है। कल्बे सादिक को मिला है, रजनीकांत देवीदास श्राफ को मिला है, तारालोचन सिंह को मिला है। तो ये 10 लोग हैं। कृष्णन नैयर शांता कुमारी, वरुण गोगोई, चंद्रशेखर काबरा, सुमित्रा महाजन, हेपेंद्र मिश्र, नृपेंद्र मिश्र, माफ करिएगा नृपेंद्र मिश्र है, हेपेंद्र नहीं है, नृपेंद्र मिश्र, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, कल्बे सारिक, रजनीकांत देवीदास श्राफ, तारलोचन सिंह, पद्मश्री आपका ये गुलफाम अहमद, पद्मश्री 102 लोगों को सबको याद करना जो नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण है। गुलफाम अहमद, प्रकाश कौर, उषा यादव, राम यतन शुक्ला, मृदुला सिन्हा, दुलारी देवी, निकोलस काजसन, ये ग्रीस से हैं, यूनान से हैं, ठीक है। तो ये जो है टोटल आपको पुरस्कार दिए गए हैं, ये प्रमुख पुरस्कार हैं। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में आप जो देखेंगे उसमें मैंने नोबेल पुरस्कार और अन्य पुरस्कार सारे वहाँ पे कर रखे हैं, जो लेटेस्ट अभी बचे थे वो सारे हैं इसमें, ठीक है। अगला है 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री, जो अभी ये मैंने विधानसभा चुनाव बताए थे, मैं नियुक्तियां बता देता हूं, इसमें पूरा कैबिनेट भी बताऊंगा आपको, फास्ट फॉरवर्ड कैबिनेट भी आपको दिमाग में आ जाएगा। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के हैं ये, हिमंत बिस्वा शर्मा। इसके बाद तमिलनाडु के हैं MK स्टालिन, ये बने हैं DMK प्रमुख हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, तीसरी बार लगातार महिला मुख्यमंत्री बनी है और वर्तमान में देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। पुदुचेरी में N रंगासामी, ठीक है। इसके बाद केरल में पिनराई विजयम, ये 5 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद जो आधार कार्ड के संस्था है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके नए CEO बनाए गए हैं सौरभ गर्ग को, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं सौरभ गर्ग महोदय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बनाया गया है। इसके बाद नया केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूरा बनाया गया है, क्रम से मैं आपको बताता चला जाऊंगा कौन कौन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, पहले भी थे अभी भी हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय में अमित शाह हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में नितिन गडकरी हैं, सबसे शानदार मुझे भी यही लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय DV सदानंद गौड़ा, ठीक है, ये पहले असम के मुख्यमंत्री थे सदानंद गौड़ा। इसके बाद आपके नहीं ये सदानंद गौड़ा नहीं, वो सर्बानंद सोनेवाल है, वो अलग है, उनको भी मिला है, ठीक है। तो ये आपके जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सदानंद गौड़ा हैं, पहले शायद बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुछ समय के लिए सदानंद गौड़ा, ठीक है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मंत्रालय दोनों इनके पास है। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, इसे नहीं बदला गया। इसके बाद विदेश मंत्रालय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है, बहुत शानदार व्यक्ति हैं, IAS अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। डॉक्टर सुब्रमण्यम पहले विदेश सचिव थे ये, ठीक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अर्जुन मुंडा के पास है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के पास है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके बाद श्री पीयूष गोयल को पास है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल साहब के पास है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय है, ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय पहले रमेश पोखरियाल निशंक साहब के पास था, अब धर्मेंद्र प्रधान हो गए, पहले इनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय हुआ करता था। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्रालय, कौशल और उद्यमिता मंत्रालय भी इनके पास है, ठीक है। इसके बाद अगले हैं प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और कोयला खान मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला खान मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में आपके हैं नारायण तातू राणे हैं जो आपके, इनको मिला है आपका, हाँ नारायण तातू राणे जो है आपके, इनको मिला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। सर्बानंद सोनेवाल, इनको क्या क्या मिला है, सर्बानंद सोनेवाल को मिला है आयुष मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्बानंद सोनेवाल को आयुष मंत्रालय, खान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय, ठीक है। बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय। मुख्तार अंसारी को क्या मिला, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पहले भी इन्हीं के पास था। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वीरेंद्र कुमार है। इसके बाद गिरिराज सिंह है ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय आपके गिरिराज सिंह के पास है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, नई एंट्री, पहले कांग्रेस में थे और फिर ये बीजेपी में आए, अभी इनको मंत्रालय मिल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक विमानन मंत्रालय मिला है, नागरिक उड्डयन विमानन मंत्रालय मिला है, ठीक है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय मिला है। श्री अश्विनी वैष्णव को रेल संचार मंत्रालय मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे रेल मंत्री भी बदले हैं, रेल मंत्री हो गए हैं श्री अश्विनी वैष्णव,
श्री अश्विनी वैष्णव को रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है, पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। किरण रिजिजू, इनको भी पहले यहाँ पे रविशंकर प्रसाद थे, अब इनको कानून मंत्री बना दिया गया है, किरण रिजिजू को। अरुणाचल प्रदेश से हैं, एक ही सीट है वहाँ से, यही चुन के आते हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय किसके पास है? किरण रिजिजू के पास है। इसके बाद राजकुमार सिंह के पास बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। राजकुमार सिंह के पास बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास होता था, अब हरदीप सिंह पुरी को दे दिया गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके अलावा इनके पास आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भी है। मनसुख मंडाविया के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ये भी बदल गई है, मनसुख मंडाविया के पास है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा इनके पास रसायन उर्वरक मंत्रालय भी है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, ठीक है। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। इसके बाद महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मामले उद्यम मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद आपके जी किशन रेड्डी के पास संस्कृति, पर्यटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है। पुरुषोत्तम रूपाला के पास पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र मंत्रालय है। अनुराग ठाकुर के पास सूचना, प्रसारण एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय है, ठीक है। तो ये टोटल आपके नए मंत्रालय हैं। देखो 3 प्रकार के मंत्री मुख्य होते हैं, जो ऐसे होते हैं 4 प्रकार के मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं आपके मंत्रिमंडल, जिन्हें कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट सबसे पावरफुल बॉडी यही होती है। दूसरे नंबर पे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे होते हैं राज्य मंत्री और चौथे नंबर पे होते हैं उप मंत्री, ठीक है। तो ये आपके जो है मैंने जो इतने बताए ये आपके कैबिनेट मंत्री हैं। जो अभी नया कैबिनेट बना है, यदि इससे पूछा जाता है 1-2 बार इसे रिपीट कर लेना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ध्यान रखिएगा। प्रहलाद जोशी के पास संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला और खान मंत्रालय, इनके पास प्रहलाद जोशी के पास इतना है। और सर्बानंद सोनोवाल है आयुष मंत्रालय, बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय, ये इतना आपका सर्बानंद सोनोवाल के पास है, ठीक। ये हो गई आपकी जितनी भी प्रमुख अभी इस समय की लेटेस्ट नियुक्तियां थी मंत्रालय से लेकर के मुख्यमंत्रियों तक। अब बात करते हैं कोविड-19, ठीक है। इससे पहले जो नियुक्तियां हैं सब पिछले वाले वीडियो में आपको पूरी मिल जाएंगी, यदि इसीलिए कह रहा हूं उसे जरूर देखना, उसे देखते ही सारा कंप्लीट होगा। पिछले 3-4 वीडियो आपको पूरे देखने हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट आपका था, इसको बोलते हैं B.1.617.2। इसका वैसे एग्जैक्ट टेक्निकल नाम ये है, लेकिन इसका नाम WHO ने डेल्टा वेरिएंट रखा है। भारत में जो आपका ये वेरिएंट मिला है दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था, बहुत भयानक था, बहुत ज़्यादा मौतें हुई इस वेरिएंट के कारण, इसका नाम डेल्टा रखा गया है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रेन जो हमारे देश का था उसमें कप्पा वेरिएंट रखा गया है। तो भारत में 2 वेरिएंट थे, डेल्टा वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट, दोनों बहुत घातक थे। इसके बाद ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट पाया गया है उसको अल्फा नाम दिया गया है। ब्रिटेन में जो पाया गया उसे अल्फा नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जो पाया गया है वेरिएंट उसका नाम बीटा दिया गया है। अमेरिका में जो वेरिएंट मिला है उसका नाम एप्सिलॉन है, उसको एप्सिलॉन नाम दिया गया है। ब्राजील में जो वेरिएंट आपका मिला है उसको गामा वेरिएंट नाम दिया गया है। और फिलीपींस में जो वेरिएंट नाम दिया गया है उसका नाम थीटा वेरिएंट नाम दिया गया है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स बना दिया है। भारत सरकार के द्वारा इसके पर बहुत विरोध भी किया गया था डेल्टा वेरिएंट नाम देने पर। तो डेल्टा और कप्पा ये 2 वेरिएंट हैं, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। दूसरी लहर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थे। अभी डेल्टा प्लस की बात भी हो रही है कि शायद डेल्टा नया म्यूटेंट वेरिएंट आ रहा है डेल्टा प्लस के नाम से। तो कोरोना वायरस B.1.617.2 का डेल्टा वेरिएंट नाम रखा गया। और जो दूसरा स्ट्रेन में B.1.16.1, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, एग्जैक्ट याद रखिए B.1.617.1 और B.1 ये जो है आपका ये है कप्पा वेरिएंट। और B.1.617.2 है आपका डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। कप्पा और डेल्टा 2 वेरिएंट थे। बाकी आपको मैंने बताया ब्रिटेन में जो था वो अल्फा वेरिएंट था, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए बीटा वेरिएंट था, अमेरिका में जो था उसका नाम था
एप्सिलॉन वेरिएंट, ब्राजील वाले का नाम गामा था, फिलीपींस वाले का नाम थीटा था। तो इस तरीके से नाम रखे थे कोरोना के वेरिएंट की। ठीक है, तो ये आपका लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि इस समय जो टीके लग रहे हैं, दो नाम है टीकों के, एक कोविशील्ड आपका बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कोविशील्ड ही लग रहा है, आपको कोविशील्ड लगा होगा या कोवैक्सीन लगा होगा। तो भारत द्वारा सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए स्वदेश निर्मित 2 कोविशील्ड टीकों को मंजूरी दी गई थी। पहला है कोविशील्ड, इसका निर्माण एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और तकनीकी हस्तांतरण की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो इसका जो प्रोडक्शन कर रहा है, मास प्रोडक्शन करने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। दूसरा है आपका कोवैक्सीन का निर्माण भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा किया गया है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा ICMR, और इसका जो तकनीकी हस्तांतरण किया गया है वो भारत बायोटेक, वो इसका उत्पादन कर रहा है, मास इसका उत्पादन करने का काम उसका है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो था अभी तक का, 11 जुलाई तक का। आगे जो है अभी मैं एक आपको वीडियो और लेकर के आऊँगा, और इसको 2 से 3 बार आपको देखना है, 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार देखने के बाद जितनी पॉइंट मैंने आपको बताए क्रम से आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे, आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। इसके पहले के मास्टर वीडियो सारे जरूर देख लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर्स के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं, आपको बहुत लिमिटेड कर देंगे, आपका दायरा फिक्स कर देंगे, और आपको एग्जाम पे सारे प्रश्न मास्टर वीडियो से ही आएंगे। इसके अलावा आप लोग सभी लोग जनरल स्टडी के मास्टर वीडियो देखिए, और आज़ाद IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके व्यापक तैयारी करिए। तो इसी तरीके से संस्थान के साथ जुड़े रहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपकी तैयारी में जितना बेहतर कर सकते होंगे लगातार करते रहेंगे। आज़ाद IAS एकेडमी का प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। आप सभी बस संस्थान से जैसे प्यार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसे बनाए रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोगों तक ज्ञान पहुँच सके और कम समय में सभी लोग बृहत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो 2 घंटे में करंट अफेयर्स का सबसे व्यापक रिवीजन मास्टर वीडियो के माध्यम से। अभी जाइए पुराने सभी वीडियो देखिए, जितने भी करंट अफेयर्स के आ चुके हैं उनको देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद अभी तक का करंट अपडेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपका एग्जाम के पहले आपको लेकर आऊँगा। तो ये वादा हमेशा चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। आप लोग बस हमेशा साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कोरोना वायरस में अपने घर के सभी सदस्यों का वैक्सीनेशन करवाइए। यदि आपका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा हो तो आप पेटीएम के थ्रू भी वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। पेटीएम में जाइएगा, वहाँ पे वैक्सीन फाइंडर करके एक सेक्शन बने मिलेगा आपको, वहाँ से वो आपको अपडेट कर देगा जैसे ही आपके क्षेत्र में वैक्सीन आएगी। तो आप लोग पेटीएम सभी चलाते होंगे, बहुत तेज़ी से आपका वैक्सीन स्लॉट बुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।